पढ़ाई चल रही है? कल्पना वही। ओके। एंड शाश्वत? ओके। बहुत दिनों बाद हो रही है बीएनएसएस की क्लास। फर्स्ट क्लास है ना इस 2025 की? शायद क्योंकि लगातार आप लोग की जीके जीएस वाली क्लास चल रही थी। जो लोग भी अ, निहारिका तो है उसमें, शाश्वत, कल्पना, वो लोग भी हैं। तो जीके जीएस की क्लास लगातार चल रही थी। और क्योंकि दिसंबर के लास्ट डेज में उधर बस बीएनएसएस की लगातार क्लास चल रही थी। और मैं बहुत बिजी था, घर पर था मैं, और बहुत बिजी था कुछ कामों में। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट हम लोग काम कर रहे हैं। एक हम लोग जीके जीएस की बुक लिख रहे हैं फॉर जुडिशियल सर्विस एग्जाम, जो कि बस जुडिशियल सर्विस मतलब लॉ की जो एग्जाम थे जुडिशरी एंड एपी, उसी से बस रिलेट करे। बहुत ही शानदार एक बुक हम लोग लिख रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें चला जाता है। अ, तो देखे हुए कि नहीं लास्ट तक निहारिका, शाश्वत, कल्पना, बीएनएसएस की क्लासेस जो थी? किसी का छूटा हुआ है, बाकी है क्या जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वहां तक? निहारिका तुमने देख लिया हुआ है पूरा जो भी क्लासेस थे? सो बस एक लास्ट वाली बाकी है, 21st लेक्चर तक देखा है, 22nd वाला बस अच्छा रह अच्छा गया था। अच्छा, मतलब चार्ज की जो सेकंड पार्ट है वो यस सर। बाकी। यस सर। ओके। कल्पना तुमने देखा हुआ है? यस सर, पूरी देख चुके हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई डाउट अगर आया हुआ है क्या किसी सेक्शन में, किसी प्रोविजन में? यस सर, वो वाला सेक्शन बता दीजिए, 245 वाला। ओके ओके, बता देता हूँ। और शाश्वत, तुमने देखा हुआ है? सर ऑलमोस्ट देखा है, 1-2 क्लास ही लास्ट से छूटी हुई है। ओके ओके। सुचेता तुम? जी सर। ओके ओके। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब जो है बहुत इजी इजी प्रोविजंस आने वाले हैं, जो भी टेक्निकल मोस्ट ऑफ द प्रोविजंस थे स्टार्टिंग के, जो सारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाफ से सेक्शन वाइज देखी जाए तो कम है, बट फिर भी अगर कंटेंट वाइज इंपॉर्टेंस वाइज देखी जाए तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ सीआरपीसी कवर हो चुकी है, मतलब बीएनएसएस कवर हो चुकी है। क्योंकि जो अभी तक जहां तक हम लोग पढ़ लिए हैं, जैसे चार्ज तक हुआ है, अभी इसके बाद ट्रायल होने वाली है, तो यहाँ तक में ही मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं। प्रीलिम्स के, मेंस के भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हो चुके हैं। आने वाले जो सेक्शंस हैं वो बहुत इजी सेक्शंस हैं। उसमें कंटेंट जो है वो बहुत टेक्निकल नहीं है। हाँ, कल्पना ने कुछ पूछा हुआ था, कौन सा सेक्शन कल्पना ने बोला? 245। 255? 245। 245? बेरक निकालो सब लोग। बेरक निकल गया। कल्पना, निहारिका, सुचेता, शाश्वत? ओके ओके। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले 245 देख लेते हैं जो कल्पना ने बोला, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जहां से बाकी था वहां का। सेक्शन 245 चार्ज वाली जो है, ऐसे देखी जाए तो चार्ज तो आधे घंटे, एक घंटे, 1.5 घंटे में भी खत्म की जा सकती है, लेकिन फिर भी 2 ऑलरेडी लेक्चर हो चुके हैं चार्ज पे, बहुत ही डिटेल में। क्योंकि कुछ प्रोविजन जो है चार्ज के वो कई लोगों को कंफ्यूजिंग लगते हैं, और तुम लोग में से भी कई लोगों को डाउट उसमें राइज होते थे, इसलिए मैंने वो बहुत डिटेल में वो बताया हुआ है। तो देख जरूर लेना तुम लोग। आइए सबसे पहले 245 देखते हैं। देखिए, व्हेन ऑफेंस प्रूव्ड इंक्लूडेड इन ऑफेंस चार्ज, इसमें जो है 4 सबसेक्शंस दिए हुए हैं, चारों को समझाता हूँ। सबसे पहला लिखा हुआ है कि व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्टिकुलर्स। वो लेक्चर तो देख लिया हुआ है ना कल्पना, ये लास्ट वाली लेक्चर जिसमें ये मैंने सेक्शन बताया हुआ था? जी सर। ओके ओके, ठीक है। व्हेन अ पर्सन इज चार्ज्ड विद एन ऑफेंस कंसिस्टिंग ऑफ सेवरल पार्टिकुलर्स,
जब ये पढ़ा रहा था मैं तब उसमें घर पर था और बोर्ड जो है बहुत ज्यादा विजिबल नहीं था उस समय, क्योंकि मैंने देखा था रिकॉर्डेड, तो थोड़ा सा वो ब्लर्ड दिख रहा था वो लास्ट क्लास। तो हो सकता है वो बहुत ज्यादा विजिबल ना हो, लेकिन यहाँ पे सब विजिबल रहेगा। तो कह रहा है कि जैसे कि कोई ऑफेंस होते हैं उसके कई एसेंशियल्स होते हैं, कई सारे उसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं, तो उसकी बात कर रहा है कि कोई ऑफेंस है जिसके कई सारे एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स हैं, देन मतलब पार्टिकुलर्स हैं, ए कॉम्बिनेशन ऑफ सम only of which constitute a complete minor offense and such combination is proved। वो कॉम्बिनेशन क्या होता है, वो प्रूव हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये टोटल एक ऑफेंस है, बोर्ड विजिबल है में, और मैं ऊपर बनाता हूँ, बीच में शायद थोड़ी सी वो चमक रही है। ये विजिबल है प्रीति, कल्पना? यस सर, विजुअल है। ओके ओके, देखिए ये एक मान लीजिए ऑफेंस है, एक क्या है, ऑफेंस है, ऑफेंस है। ये जो है ये ए बी सी, इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, बी नाम दे देता हूँ, सी नाम दे देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी मिल करके क्या बन रहा है, ऑफेंस बन रहा है, ऑफेंस बन रहा है। मतलब ये जो ओ ऑफेंस है, वो ऑफेंस है, वो बनने के लिए क्या जरूरत है, ए बी सी का होना जरूरी है। ए बी सी जब तीनों मिल जाएंगे, ये तीनों एसेंशियल इंग्रेडिएंट है, तीनों पार्टिकुलर्स है, ये तीनों कंबाइन हो जाएंगे तो ये ऑफेंस पूरा हो जाएगा। कई सारे ऑफेंस के थेफ्ट हमने पढ़ा हुआ है, थेफ्ट के कई सारे 5 एसेंशियल इंग्रेडिएंट होते हैं, वो पूरे होंगे तभी थेफ्ट कंस्टिट्यूट होगा। तो ए बी सी तीनों का होना जरूरी है ऑफेंस कंस्टिट्यूट होने के लिए। अगर जो है ए बी पूरा हो जाए, ए और बी अवेलेबल है, सी ओमिट कर दिया जाए तो वो नहीं कंस्टिट्यूट होगा, क्योंकि तीनों ही मिल जाएंगे तब ऑफेंस बनेगा। तो कह रहा है कि कोई ऑफेंस है जो कुछ पार्टिकुलर से मिलकर के बन रहा है, उसमें से मान लीजिए बी प्लस सी मिलकर के भी एक ऑफेंस बन जा रही है, एक माइनर ऑफेंस बन जा रही है। एक क्या बन जा रही है, माइनर ऑफेंस। और बी प्लस सी जो है वो क्या हो जा रहा है, प्रूव्ड भी हो जा रहा है। मतलब जब ट्रायल चली तो पता चला कि बी हुई है, बी क्या हुई, एस्टैब्लिश हो गई, ट्रायल में एस्टैब्लिश की जाएगी। जब जब 3 एसेंशियल्स है तो तीनों को एस्टैब्लिश करना पड़ेगा ट्रायल में, तभी तो पता चलेगा कि ऑफेंस कमिट हुई है कि नहीं। तो जब ट्रायल चली तो पता चला बी जो है हुई है, बी एस्टैब्लिश हो गई ट्रायल में, सी भी हुई है, सी भी एस्टैब्लिश हो गई, ए नहीं हो पाई, ए जो है वो नहीं हो पाई। तो बी और सी जो है वो एस्टैब्लिश हो गई, वो प्रूव हो गया कोर्ट में कि बी एंड सी एग्जिस्ट। बट ए जो है वो प्रूफ नहीं हो पाया केस, ए जो है वो प्रूफ नहीं हो पाया उस केस में। तो क्या हुआ, तब क्या होगा, ऑफेंस कंस्टिट्यूट होगा कि नहीं, ये जो बड़े वाला ऑफेंस है, कल्पना बताओ, ये जो ऑफेंस है वो बनेगा कि नहीं। अगर बी और सी कंस्टिट्यूट हुई है, ए नहीं हुई है, तो क्या ओ बन पाएगा ऑफेंस, मेन ऑफेंस? सर नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा, क्योंकि ओ बनने के लिए तीनों ही होना जरूरी है, ए भी होगा, बी भी होगा, सी, क्योंकि तीनों ही एसेंशियल इंग्रेडिएंट है। और एसेंशियल इंग्रेडिएंट का मतलब तीनों ही जब कंबाइंड होगा तब तो ओ बन पाएगा। और एक भी ओमिट कर दी जाए, चाहे सी ही क्यों ना ओमिट हो जाए, चाहे बी ही क्यों ना, चाहे ए ही क्यों ना, एक या दो कितने को भी ओमिट कर दिया जाए तो नहीं बन पाएगा ऑफेंस। तो जिस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था, इसके लिए, इस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था ओ के लिए, बट वो जो है वो जो है वो साबित नहीं हो पाया केस में। क्यों नहीं साबित हो पाया, क्योंकि एक एसेंशियल पूरा नहीं हुआ। लेकिन कह रहा है कि ऐसा सिनेरियो बना है कि बी और सी जो है वो प्रूफ हो गया है, बी और सी प्रूफ हो गया है, और बी और सी मिलकर के एक माइनर ऑफेंस बन गया है, कंप्लीट माइनर ऑफेंस। मतलब बी और सी मिलकर के एक छोटा ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रहा है। तो बड़ा ऑफेंस तो नहीं प्रूफ हो पाया, छोटा ऑफेंस प्रूफ हो पाया। कैसे प्रूफ हो पाया, उसी के कुछ पार्टिकुलर से वो मिलकर के छोटा ऑफेंस बना दे रहे हैं। तो कह रहा है कि इस छोटे ऑफेंस के लिए चार्ज भले ही नहीं किया गया था, लेकिन इसके लिए कन्विक्ट की जा सकती है। इस छोटे ऑफेंस के लिए चार्ज नहीं किया गया था, चार्ज किया गया था पूरे बड़े ऑफेंस के लिए, ओ के लिए। बी प्लस सी मिलकर के जो ऑफेंस बन रही है, माइनर ऑफेंस, इसके लिए चार्ज ही नहीं फ्रेम किया गया था, चार्ज नहीं फ्रेम किया गया था। लेकिन बी और सी प्रूफ हो गया और एक माइनर ऑफेंस है। ये जब साबित हो गया है तो इसके लिए कन्विक्ट की जा सकती है, इसके लिए की जा सकती है, भले ही इसके लिए चार्ज ना किया गया हो। आइए पढ़ते हैं फिर से सेक्शन को, इसको लिखा हुआ है। ओके,
Subsection 1, when a person is charged with an offense consisting of several particulars, offense का नाम मैंने ओ दे दिया हुआ है, वो consisting of several particulars, जैसे कि ABC several particulars हैं, यानी कि A करके offense बना हुआ है और चार्ज हुआ है किस offense के लिए? O के लिए किया गया है। चार्ज फ्रेम होती है ना स्टार्टिंग में, तो चार्ज फ्रेम किया गया है ओ ऑफेंस के लिए। फिर कह रहा है कि एक कॉम्बिनेशन ऑफ सम ओनली ऑफ विच कॉन्स्टिट्यूट ए कंप्लीट माइनर ऑफेंस। बी और सी या कोई भी दो मिल करके, उनमें से कोई भी दो मिल करके क्या बन जा रहे हैं? एक कंप्लीट माइनर ऑफेंस बन जा रहे हैं। मान लीजिए पांच एसेंशियल्स हैं, तो उसमें से 4 प्रूफ हो पाए, एक नहीं प्रूफ हो पाया, और वो चारों मिल करके एक छोटा ऑफेंस बन जा रहा है। तो कितना भी जो है उसके कुछ पार्टिकुलर्स मिल करके क्या बन जा रहे हैं? एक छोट हो गया। एंड सच कॉम्बिनेशन इज प्रूव, वो प्रूव हो गया, बट द रिमेनिंग पार्टिकुलर्स आर नॉट प्रूव, मतलब ए प्रूफ नहीं हो पाया, बचा हुआ नहीं प्रूव हो पाया। फिर कह रहा है ही मे बी कन्विक्टेड ऑफ द माइनर ऑफेंस, उसको माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट की जा सकती है, मतलब B+C के लिए कन्विक्ट की जा सकती है। B+C मिलकर के जो माइनर ऑफेंस कंस्टिट्यूट हुआ, इसके लिए चार्ज तो नहीं किया गया था, लेकिन इसके लिए कन्विक्ट किया जा सकता है। और दाउ ही वाज नॉट चार्ज विथ इट, भले ही उसके लिए चार्ज नहीं किया गया था। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑफेंस है, जैसे एक ऑफेंस आप लोग जानते हैं डकैती विथ मर्डर का। डकैती विथ मर्डर का अगर मैं इधर लिखता हूं, एक डकैती हो गया, एक मर्डर हो गया, और डकैती खुद मिल करके बनता है किस चीज से? रॉबरी से मिल करके बनता है। और व्हेन 5 पर्सन, देखिए चार्ज किया गया है, ऑफेंस का नाम है डकैती विथ मर्डर। ये सब मिलकर के क्या बन जा रहा है? डकैती विथ मर्डर। डकैती विथ मर्डर नाम का एक ऑफेंस है, किसी को पता है कि नहीं? देयर इज ऑफेंस नेमली डकैती विथ मर्डर। निहारिका पता है ना? जब डकैती पढ़ी जाती है तो उसमें एक उसके फर्दरेंस में एक और सेक्शन है, क्योंकि ये हीनियस बन जाता है, डकैती भी कर रहे हैं और मर्डर भी कर रहे हैं। एम आई विजिबल एंड ऑडिबल? यस सी? यस सर। ओके, ठीक है। तो इसके लिए मान लीजिए कोई रॉबरी हुई है, रॉबरी में वो किए हुए हैं 5 या 5 से ज्यादा लोग, और मर्डर भी हुई है, तो ये तीनों मिलकर के कौन सा ऑफेंस बन रहा है? डकैती मर्डर बन जा रहा है, क्योंकि रॉबरी और 5 लोग मिलकर के करे तो क्या बन जाता है? डकैती बन जाता है। अगर रॉबरी को ही 5 या 5 से ज्यादा लोग करते हैं, उसी को तो डकैती कहते हैं। तो रॉबरी भी हुई है, किसी पर्सन को चार्ज किया गया है डकैती मर्डर के लिए, इसके लिए तीनों चीज प्रूफ करना जरूरी है कि रॉबरी हुई है, प्रूफ करना जरूरी है। फिर 5 या 5 से ज्यादा लोग हैं, ये प्रूफ करना जरूरी है, तभी वो डकैती बनेगी। फिर मर्डर हुई है, ये भी प्रूफ करना जरूरी है, तब तीनों मिल जाएगा तो इस पर्सन इस ऑफेंस के लिए कन्विक्ट की जा सकती है। तो मान लीजिए अब इसको मैं समझा रहा हूं इस एग्जांपल से कि मान लीजिए चार्ज किया गया था डकैती विथ मर्डर, चार्ज किया गया था डकैती विथ मर्डर से, लेकिन जब ट्रायल चला तो प्रूफ हो गया कि रॉबरी हुई है, ये भी प्रूफ हो गया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग थे, ये भी प्रूफ हो गया कि 5 या 5 से ज्यादा लोग थे, लेकिन मर्डर नहीं प्रूफ हो पाया कि ये लोगों ने मर्डर किया हुआ है। ठीक है, तो क्या डकैती विथ मर्डर के लिए कन्विक्शन हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है, क्योंकि जब मर्डर ही नहीं होया तो डकैती विथ मर्डर के लिए जिस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था उसके लिए तो कन्विक्शन ही नहीं हो सकती है, क्योंकि रॉबरी प्रूफ हो गया, 5% प्रूफ हो गया, मर्डर प्रूफ ही नहीं हो पाया, तो जो जिस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था वो प्रूफ नहीं, वो उसके लिए कन्विक्शन नहीं हो सकती है, क्योंकि सारे उसके एसेंशियल्स प्रूफ नहीं हो पाए। लेकिन यहाँ पे रॉबरी भी प्रूफ हो गया है और 5%, ये दोनों प्रूफ हो चुके हैं, ये नहीं हो पाया था। तो ये दोनों मिलकर के तो क्या बन जा रहा है? डकैती बन जा रहा है। नॉर्मल डकैती में क्या होनी चाहिए? रॉबरी कमिटेड बाय 5 और मोर पर्सन इज डकैती। तो क्या डकैती के लिए कन्विक्ट की जा सकती है? चार्ज नहीं किया गया था डकैती के लिए, चार्ज डकैती के सेक्शन में नहीं किया गया था बस डकैती। तो क्या डकैती के लिए कन्विक्ट की जा सकती है भले ही उसको चार्ज नहीं किया गया था डकैती के लिए? यस और नो? कल्पना बताओ। यस सर, डकैती के लिए चार्ज किया जाए। कन्विक्ट किया जा सकता है? यस ओके, निहारिका बताओ। यस सर, कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि अगर कुछ उसके पार्टिकुलर्स मिल करके एक माइनर ऑफेंस बना दे रहे हैं, तो उस माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट किया जा सकता है, भले ही उसके लिए चार्ज नहीं किया गया था। यहाँ पे जिस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था
उस ऑफेंस के सारे सेंसर्स पूरे नहीं हो पाए, लेकिन जितने पूरे हो पाए हैं उतने मिलकर के एक दूसरा माइनर ऑफेंस बन जा रहा है पूरा। ये दोनों मिलकर के डकैती कंस्टिट्यूट हो जा रहा है, और डकैती अपने आप में कंप्लीट ऑफेंस है जिसके लिए अलग सेक्शन दिया हुआ है। तो डकैती के लिए कन्विक्ट की जा सकती है, भले ही डकैती वाले सेक्शन के अंडर में चार्ज नहीं किया गया था उसको। तो यही ये पहला सब सेक्शन बताने की कोशिश करता है, एसेंशियल से मिलकर के बना हुआ है। उसके अगर सारे एसेंशियल्स पूरे नहीं हो पा रहे हैं, कुछ ही पूरे हो पा रहे हैं, तो जब कुछ ही पूरे हुए तो जिस ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया था उसके लिए कन्विक्शन तो हो नहीं सकती है। लेकिन जो कुछ पूरे हो पाए हैं वो अपने आप में मिल करके एक कंप्लीट माइनर ऑफेंस कंस्टिट्यूट कर रहे हैं। तो कह रहा है कि उस कंप्लीट माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्शन की जा सकती है, भले ही उसके लिए चार्ज नहीं फ्रेम किया गया था। मतलब चार्ज जब फ्रेम किया गया था तो उस सेक्शन में नहीं चार्ज फ्रेम किया गया था। ठीक है कल्पना, पहला सब सेक्शन समझ में आया? ओके अब दूसरा बताता हूं, बहुत ही आसान है। लिखा हुआ है कि व्हेन अ पर्सन is charged with an offense and facts are proved which reduce it to a minor offense, he may be convicted of the minor offense although he is not charged with it। किसी पर्सन को चार्ज किया गया है किस चीज के लिए? एक ऑफेंस के लिए, लेकिन जो फैक्ट प्रूफ हो पाए हैं उससे एक माइनर ऑफेंस में वो रिड्यूस हो गया है। ठीक है, यहाँ भी माइनर की बात की गई थी, लेकिन यहाँ पे इस सिनेरियो की बात किया गया था कि उसी के कुछ पार्टिकुलर्स ना प्रूफ हो पाए और जो प्रूफ हो पाए वो मिलकर के माइनर बना रहे थे। अब कह रहा है कि किसी ऑफेंस के लिए चार्ज फ्रेम किया गया था, लेकिन जब ट्रायल चला तो लग रहा है कि नहीं, वो ऑफेंस नहीं, कि कोई माइनर ऑफेंस दूसरा ही कमिट हो गया हुआ है, तो उसके लिए भी कन्विक्शन की जा सकती है। ठीक है, माइनर ऑफेंस को इसमें अंडरलाइन कर लेना है कि माइनर ऑफेंस अगर माइनर ऑफेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है मेजर, कि माइनर ऑफेंस ही प्रूफ हो पा रहा है, तो उसके लिए भी क्या की जा सकती है? कन्विक्ट की जा सकती है, भले ही चार्ज फ्रेम ना हुई है तो भी। सब सेक्शन 3 कह रहा है when a person is charged with an offense he may be convicted of attempt to commit such offense although the attempt, बहुत ही कि क्या किसी पर्सन को अगर ऑफेंस के लिए, किसी को मर्डर के लिए चार्ज किया गया है, तो उसको अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, मान लीजिए मर्डर नहीं प्रूफ पाया, अटेम्प्ट टू मर्डर प्रूफ हो गया, तो क्या अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए कन्विक्ट की जा सकती है? की जा सकती है, भले ही अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज नहीं किया गया था। तो किसी ऑफेंस के लिए अगर चार्ज किया गया था तो उसके अटेम्प्ट के लिए उसको कन्विक्ट की जा सकती है, भले ही अटेम्प्ट का अलग चार्ज नहीं लगा था। ठीक है, जरूरी नहीं है कि अटेम्प्ट का अलग चार्ज फ्रेम हो कि इसने इस पे अटेम्प्ट टू मर्डर और मर्डर का दोनों का चार्ज, बस मर्डर के लिए भी चार्ज फ्रेम हुआ था लेकिन मर्डर ना प्रूफ हो पाया, अटेम्प्ट प्रूफ हो गया, तो अटेम्प्ट के लिए कन्विक्शन की जा सकती है। फिर सबसेक्शन 4 लिखा हुआ है, nothing in this section shall be deemed to authorize the conviction of any minor offense where the condition requisite for the initiation of proceeding in respect of that minor offense have not been satisfied। ये बस बोल रहा है कि अगर कोई माइनर ऑफेंस ही है, उस पे प्रोसीडिंग स्टार्ट करने के लिए कोई उसका रिक्विजिट कंडीशन है, कि जैसे सैंक्शन लेना है गवर्नमेंट का, कई ऑफेंस में होती है कि गवर्नमेंट का सैंक्शन लेना है तब जाके प्रोसीडिंग इनिशिएट हो सकती है। तो अगर कोई ऐसा माइनर ऑफेंस है, जैसे अभी हमने सबसेक्शन 1 और 2 में बताया कि माइनर ऑफेंस के लिए कन्विक्ट की जा सकती है, भले ही मेजर ऑफेंस के लिए चार्ज की गई थी, तो कह रहा है कि अगर वो माइनर ऑफेंस इस तरह का है जिसके लिए पहले परमिशन लेनी जरूरी थी, तब उसके लिए चार्ज हो सकता है, तो जो है वो परमिशन लेनी पड़ेगी, वो बिना लिए हुए कन्विक्शन नहीं हो सकती है। तो वही वो लिख रहा है सबसेक्शन 4 जो है कि ऊपर वाले सबसेक्शन से ये मतलब नहीं निकाल लेना है कि अगर किसी के लिए किसी ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए प्रीवियस सैंक्शन वगैरह लेने की जरूरत है तो बिना लिए हुए कन्विक्शन हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। अगर लॉ मैंडेट किया हुआ है कि प्रीवियस सैंक्शन लेना मतलब प्रीवियस परमिशन लेना जरूरी है प्रोसीडिंग इनिशिएट करने के लिए, तो लेनी पड़ेगी, उससे जो है मुक्त नहीं किया गया है। ठीक है कल्पना, बताओ कल्पना, माइक ऑन करके समझ में आया कि नहीं? यस सर, आ गया समझ में। ओके ओके, तो हम लोग कहाँ तक पढ़े हुए थे? यहीं तक हुआ था क्या? 245? यस सर, 245 तक ही हुआ था। अच्छा ठीक है, 246 देखते हैं, 2 सेक्शन और बचा हुआ है। अब जो है अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे वो एक एक्यूज पर्सन के रेस्पेक्ट में था। एक एक्यूज जो ऑफेंस कई सारे किए हुए हो, ऑफेंस एक से ज्यादा हो तो कैसे उसका कन्विक्शन होगा, सॉरी कैसे ज्वाइंट ट्रायल होगा, ज्वाइंटली चार्ज किया जा सकता है और उसका ट्रायल ज्वाइंट किया जा सकता है। अब जो है पढ़ना है कि एक से ज्यादा एक्यूज जो है वो कैसे ज्वाइंटली ट्राई किए जा सकते हैं, एक से ज्यादा एक्यूज पर्सन। तो जब भी क्वेश्चन आए कि मोर एक्यूज को ज्वाइंट ट्रायल की बात कहाँ की गई है, तो आप 246 मारेंगे। 246 इसमें बात की गई है कि एक्यूज पर्सन एक से ज्यादा है और ज्वाइंट ट्रायल की थे
वहां मैंने बताया भी हुआ था कि वो सब किस चीज के रिगार्डिंग है, वो मोर ऑफेंसेस है, पर्सन एक ही है, ऑफेंस एक से ज्यादा किया हुआ है, तो उन सारे ऑफेंस के लिए ज्वाइंट ट्रायल करने की बात हो रही थी। अब बात होगी कि एक से ज्यादा एक्यूज की ज्वाइंट ट्रायल की बात। जैसे अभी तक पहले की प्रोविजन हो रही थी 246 से ही बतानी थी, वो अब स्टार्ट हो रही है, ठीक है, तो तुम्हारा कुछ छूटा नहीं हुआ है। यस मैं ये पूछने वाली थी, थैंक यू सर बताने के लिए। हाँ ओके ओके। तो 246 देखिए लिखा हुआ है व्हाट पर्सन्स में बी चार्ज ज्वाइंटली। पर्सन्स मतलब एक्यूज, वो कौन कौन से लोग हैं जिनको साथ में क्या किया जा सकता है, चार्ज किया जा सकता है, ट्राई किया जा सकता है, ठीक है, वो कौन से पर्सन लिखा हुआ है, द फॉलोइंग पर्सन्स मे बी चार्ज एंड ट्राई टुगेदर। देखिए यहाँ भी मे वर्ड यूज है, पूरे पूरे जो ज्वाइंट ट्रायलिंग चला है जहां से हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब में मे वर्ड ही यूज है, कहीं शैल नहीं है। ज्वाइंट ट्राई करने का कंपल्सन नहीं है कोर्ट पे, ये डिस्क्रिप्शन होता है कोर्ट पे। अगर कोर्ट को लग रहा है, ये जो भी प्रोविजन हमने पढ़ा कि ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है, अगर कोर्ट को लगता है कि ज्वाइंट ट्रायल करने से किसी का राइट जो है वो इफेक्ट होगा, चाहे वो एक्यूज हो चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो, किसी अगर कोई प्रिजुडाइज हो रहा है, कुछ भी इफेक्ट हो रहा है, तो कोर्ट जो है वो अलग अलग ट्रायल करेगी। ये कोर्ट इंडिपेंडेंट है, कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है कि कोर्ट अलग अलग ट्राई करे या ज्वाइंट ट्रायल करे, कब कब ज्वाइंट ट्रायल कर सकती है ये सब दिया हुआ है। इसके अलावा बाकी केसेस में जो है वो भी पढ़ेंगे हम कि कोर्ट के डिस्क्रिप्शन है कि अगर एप्लीकेशन फाइल की जाए तो कर सकता है, बट ये स्पेसिफिक प्रोविजन दिए हुए हैं कि इन सिचुएशन में ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। ठीक है, तो हो सकता है, कोर्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, ये नहीं कि ये सिचुएशन है तो ज्वाइंट ही ट्राई करना है। ओके, तो मे वर्ड हर जगह है, कहीं सैल नहीं है। यहाँ भी है द फॉलोइंग पर्सन्स मे बी चार्ज एंड ट्राइड टुगेदर नेमली। ये जो अभी पढ़ेंगे हम लोग कई सारे 6-7 पॉइंट, उसमें यही बताई जाएगी कि कौन कौन से एक्यूज पर्सन्स हैं जिनका साथ में ट्रायल किया जा सकता है। तो सबसे पहले देखिए लिखा हुआ है पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ द सेम ऑफेंस कमिटेड इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। पहला है सेम ऑफेंस हुआ है इन कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था कि सेम ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है। सेम ट्रांजेक्शन का क्या मतलब होता है, मैंने बताया हुआ था कि कुछ भी इन कंटिन्यूटी होता है, वो कई सारे एक्ट्स होते हैं रिलेटेबल होते हैं कि इसके बाद वो हुआ है, वो सेम ट्रांजेक्शन में मानी जाती है, कंटिन्यूटी में चीजें होती है। तो पहला सिचुएशन दिया हुआ है कि सेम ऑफेंस हुआ हो और सेम ट्रांजेक्शन में हुआ, सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन में हुआ, कौन किया किसके द्वारा है, एक से ज्यादा पर्सन के द्वारा, इस सब में मोर देन वन एक्यूज रहेंगे। पहले ही मैंने बताया मोर देन वन एक्यूज की बात चल रही है, तो मोर देन वन एक्यूज पर्सन हैज कमिटेड सेम ऑफेंस इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। जैसे कि मान लीजिए ए है और बी है, इन्होंने प्लान किया किसी को डिस्पोज कर देना है, तो इन्होंने क्या किया, मिल करके किसी को सी का क्या कर दिया, मर्डर कर दिया, सी का मर्डर कर दिया एंड देन रिवर में डिस्पोज कर दिया। ए और बी ने मिल करके, ए बी से क्या पता चल गया, मोर देन वन एक्यूज, ठीक है, मोर देन वन एक्यूज, इन्होंने मिल करके कमिट किया, क्या मर्डर किया, और फिर जो है एविडेंस को डिसअपियर किया। तो मोर देन वन एक्यूज है, उन्होंने कमिट किया है सेम ऑफेंस, ये दोनों मिलकर एविडेंस, और इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। सेम ट्रांजेक्शन कैसे है, किसी को मारना, फिर उसके बाद उसके बॉडी को डिस्पोज करना, एक तरह से कंसील करना, छुपाना, एविडेंस को डिसअपियर करना, वो सेम ट्रांजेक्शन में है, उसी के फर्दरेंस में किया गया है, उसी से कनेक्टेड है कि मारे हैं फिर उसके बॉडी को छुपाए, एविडेंस को मिटाने की कोशिश की गई है। तो इनका सेम ट्रायल चल सकता है, इनका ज्वाइंट चार्ज करके ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है, ए और बी को जो है साथ में ट्राई किया जा सकता है। पहला यही पॉइंट है, समझ में आया, किसको किसको समझ में आया, तो हम सब कीजिए कि ए और बी का मतलब सेम ऑफेंस, ऑफेंस तो दो यहाँ कमिट करने की बात की जा रही है, लेकिन दोनों ही ने तो किया हुआ है, ए और बी दोनों ने मिलकर मर्डर किया हुआ है, ए और बी दोनों ने मिलकर के उसको कंसील किया हुआ है। तो मर्डर कौन कौन किया हुआ है, दोनों ने, डिस्पोज कौन, दोनों ने किया हुआ है, तो सेम ही ऑफेंस दोनों ने किया हुआ है, और फिर सेम ट्रांजेक्शन में किया हुआ है, सेम ट्रांजेक्शन, मर्डर देन क्या डिस्पोज, तो इनका ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है, यही पहला पॉइंट बोल रहा है। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा, ठीक है यसी,
यस सर। ओके, दूसरी पॉइंट बोल रहा है कि पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस एंड पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एबेटमेंट ऑफ और अटेम्प्ट टू कमिट सच ऑफेंस। मान लीजिए ए है एंड बी, वो जो है मर्डर के लिए चार्ज है, फिर सी है एंड डी है, ये जो है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए चार्ज है। तो ए बी सी डी का, ए बी सी डी सबका ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। यहाँ अटेम्प्ट या एबेटमेंट में लिखा हुआ है, तो अटेम्प्ट के लिए हो या एबेटमेंट, तो कोई कुछ पर्सन्स है जो ऑफेंस के लिए चार्ज किए गए हैं और कुछ और पर्सन्स है उसी ऑफेंस के अटेम्प्ट के लिए, एबेटमेंट के लिए चार्ज किए गए हैं, तो सबका ट्रायल साथ में चल सकता है। ए और बी पे मर्डर का आरोप लगा हुआ है और सी और डी पे उसका अटेम्प्ट का आरोप लगा है या एबेटमेंट का आरोप लगा है, एबेटमेंट, ठीक है, एबेट करने का। तो ए बी सी डी सबका ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। ये नहीं कि ए बी सी का मर्डर का है तो अलग चलेगा और सी डी एबेटमेंट का है तो अलग चलेगा, ऐसा नहीं है। ए बी सी पे जिसका मर्डर का आरोप था और सी और डी पे उसी मर्डर के एबेटमेंट का आरोप था, ठीक है सी। तो दूसरी यस पॉइंट क्या हाँ, दूसरी पॉइंट क्या निकल, बीच में ब्रेक हो रही है, मुझे नहीं पता, मतलब सिर्फ मुझे लग रही है या बाकियों को भी। दो ओके, तीन कोई और बार हो बताएगा? कोई है जिसको यस एकदम सर, क्लियर आ वॉइस रही है? ब्रेक हो रही है। यस सर, सब बीच बीच में ब्रेक हो वीडियोस रही है। रुक जा रहे हैं। ओके, 1 सेकेंड। अभी ठीक है? अभी कैसा है? अभी विजिबल है क्या? सर विजिबल तो है और ऑडिबल भी है, बट जैसे आप जब कंटिन्यूअंस में पढ़ा रहे हैं ना, तब बीच में कभी कभार मतलब बहुत सेकंड्स के लिए जा रही है, आपकी वॉइस ब्रेक हो जा रही है। ओके अभी तो क्लियरली विजिबल है और ऑडिबल भी है। ओके ओके, अभी जब भी ब्रेक होगी ना तो आप लोग बताइएगा, क्योंकि मैंने वो नेटवर्क चेंज कर दिया हुआ है। तो अभी ब्रेक होगी तो बताना कोई भी। यस सर। तो पहली वाली 2 पॉइंट अभी तक हमने पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कि एक से ज्यादा एक्यूज को कब साथ में चार्ज और ट्राई किया जा सकता है, एक से ज्यादा एक्यूज को, ठीक है, मोर देन वन एक्यूज पर्सन की बात चल रही है 246 में। पहला पॉइंट था कि सेम ऑफेंस हुआ है सेम ट्रांजेक्शन, सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, पहला पॉइंट। सेम ऑफेंस, एक ही ऑफेंस हुआ है, मतलब दोनों ने मिलकर के या चारों ने मिलकर के एक ही तरह का ऑफेंस किए हुए हैं और एक ट्रांजेक्शन हुआ है, मतलब सीक्वेंस में हुआ, इन कंटिन्यूटी में हुआ है, वो जो ऑफेंसेस हुए हैं, तो उनके ज्वाइंट ट्रायल हो सकते हैं। दूसरा क्या पॉइंट है कि कोई ऑफेंस है और उसका एबेटमेंट हुआ है या अटेम्प्ट हुआ है, तो जिन पे चार्ज ऑफेंस का है, ऑफेंस कमिट करने का है, और जिन पे चार्ज उसका एबेटमेंट का है या अटेम्प्ट का है, उन सबको ज्वाइंटली ट्रायल किया जा सकता है। जैसे कि किसी पे चार्ज लगा हुआ है चोरी करने का, किसी पे 3% पे चार्ज लगा हुआ है चोरी करने का, और 2 अलग लोग हैं जिन पे चार्ज लगा हुआ है एबेटमेंट, चोरी को एबेट करने का, ठीक है, असिस्टेंस प्रोवाइड करने का चोरी में। तो इन पांचों को साथ में ट्राई किया जा सकता है। ये नहीं कि ये चोरी का चार्ज है तो अलग चलेगा और इन पे एबेटमेंट टू थेफ्ट का चार्ज है तो ये अलग चलेगा, सबको साथ में ट्राई किया जा सकता है। तो ऑफेंस का और उसका जो अटेम्प्ट किया हुआ है या एबेट किया हुआ है, उन सबको साथ में चार्ज करके साथ में ट्राई किया जा सकता है, ठीक है कल्पना? यस सर। ओके, अब आइए तीसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट। लिखा हुआ है persons accused of more than one offense of the same kind within the meaning of section 242। सेक्शन 242 में हमने पढ़ा था कि एक तरह के ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड क्या होता है, और वो जो करते हैं लोग उनका साथ में ट्रायल चल सकता है। तो ऑफेंस ऑफ द, वहां पे एक पर्सन का था, यहाँ पे अंतर हो गया है, वहां पे एक पर्सन था जो ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड कर रहा है, तो वो सारे ऑफेंसेस के लिए उसको एक बार में चार्ज करके ट्राई किया जा सकता है। अब यहाँ पे अलग अलग लोग कर रहे हैं ऑफेंस, लेकिन
क्या कर रहे हैं, ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड कर रहे हैं, सेम काइंड का ऑफेंस कर रहे हैं। यहाँ भी टाइम लिमिट 12 मंथ का है, ठीक है। तो ऑफेंसेस ऑफ द सेम काइंड तीसरा पॉइंट हो गया, ऑफेंसेस ऑफ सेम काइंड कमिटेड विद इन 12 मंथ। अब मान लीजिए कि, और कौन कमिट कर रहा है आप सबको पता है, इन सारे सेक्शंस में एक से ज्यादा लोग कमिट कर रहे हैं। मान लीजिए दो लोग मिल करके, मैं और मेरा दोस्त मिल करके किसी के साथ चीटिंग किए हुए हैं, ठीक है। और फरवरी में चीटिंग किए, फिर अप्रैल में चीटिंग किया है, फिर हम दोनों ने ही मिल करके, दो जो अक्यूज है, चीटिंग किया फरवरी में, फिर अप्रैल में चीटिंग किया, फिर जून में किया, नवंबर में किया, एक साल के अंदर की जितने भी मान लीजिए किया। अब उनका जो है साथ में चार्ज करके, हम दोनों का साथ में चार्ज करके ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है, चाहे वो अलग अलग टाइम पे ऑफेंस ही क्यों ना हुआ, सेम काइंड ऑफ ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड है, तो साथ में ट्राई किया जा सकता है, ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। ओके, तो और ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीटिंग की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि उसी पर्सन से एक ही चीटिंग किया हुआ, अलग अलग चीटिंग हुई है, लेकिन वो 12 महीने के अंदर की गई है, एक ही तरह का ऑफेंस, जैसे कि चीटिंग का ऑफेंस हुआ। तो सारे ऑफेंस के लिए जो मैंने एक साल के अंदर जितने, मैं और मेरा दोस्त मिलकर के एक साल के अंदर जितने भी चीटिंग कमिट किए हुए हैं, सबको ज्वाइंट में ट्राई किया जा सकता है, और किया जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता है, ये कोर्ट पे डिपेंड कर रहा है कि कोर्ट एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं। ठीक है ऐसी। यस तो सर। थर्ड पॉइंट में आपको याद रखना है, ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड, और कब कितने टाइम इन 12 पीरियड के अंदर हुआ हो, 12 मंथ्स के 12। अंदर हुआ है। ओके, अब आइए डी पॉइंट। देखिए डी पॉइंट जो है ना, ए पॉइंट की तरह है। जो पहला पॉइंट जो हमने पढ़ा था, यहाँ यही वाला जो मैंने लिखा हुआ था, सेम ऑफेंस इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। अब जो है चौथा जो लिखा हुआ है, कह रहे डिफरेंट ऑफेंस इन द कोर्स ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। पहला और चौथा साथ में याद किया जाता है, दोनों कनेक्टेड है। पहला पॉइंट था सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, चौथा पॉइंट है डिफरेंट ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन। मतलब अलग अलग ऑफेंस कमिट किए गए हैं एक ही ट्रांजेक्शन में, लोग तो अलग अलग सब में है, मतलब कुछ एक्यूज ने मिल करके अलग अलग ऑफेंस कमिट किया हुआ है, बट इन द सेम ट्रांजेक्शन। अगर सेम ही एग्जांपल को ले, मैंने बताया हुआ था कि ए और बी ने मिल करके सी का मर्डर किया हुआ है, और उसका बॉडी को रिवर में डिस्पोज ऑफ किया है। तो यहाँ पे दोनों ने मिल करके ये सेम ऑफेंस किया हुआ था, दोनों ने मिल करके मर्डर एंड डिसअपियरिंग ऑफ एविडेंस कॉज किया हुआ था, का ऑफेंस कॉज किया हुआ था, और इसलिए इन दोनों का ज्वाइंट ट्रायल की बात चली थी, और एक ही ट्रांजेक्शन हुआ है। अब मान लीजिए सेम एग्जांपल में ए और बी को क्या करना है, मर्डर करना है। ए ने क्या किया हुआ है, ए ने मर्डर कॉज किया हुआ है, और बी ने उसके बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया हुआ है। बी ने मर्डर नहीं कॉज किया हुआ है, बी ने बस डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस कॉज किया हुआ है, एक क्राइम के एविडेंस को डिसअपियर करने किया हुआ है। अब देखिए, तो ए ने क्या किया हुआ है, मर्डर ऑफ सी। बी ने क्या किया हुआ है, डिस्पोज बॉडी ऑफ सी इन रिवर। अब यहाँ पे डिफरेंट ऑफेंस है सेम ट्रांजेक्शन में, दोनों ने अलग अलग ऑफेंस कमिट किया हुआ है। ए ने मर्डर कॉज किया और बी ने बॉडी को डिस्पोज किया, मतलब एविडेंस को डिसअपियर किया। यहाँ दोनों ने डिफरेंट ऑफेंस कंस्टिट्यूट किया, डिफरेंट ऑफेंस कमिट किया, ठीक है, अलग अलग ऑफेंस, लेकिन सेम ट्रांजेक्शन में। ट्रांजेक्शन सेम ही है, उसी के फर्दरेंस में वो हुआ है, ये दोनों एसोसिएटेड है, कनेक्टेड है, ठीक है। एक मर्डर क्लॉज किया जा रहा है और उसी के बॉडी को डिस्पोज ऑफ किया गया हुआ है, तो इसीलिए सेम ट्रांजेक्शन में हो गया हुआ है, सेम ट्रांजेक्शन में। तो एक ही ट्रांजेक्शन का तो ऑफेंस है, लेकिन एक्यूज पर्सन ने अलग अलग ऑफेंस कमिट किया है, इनका भी साथ में ट्रायल चल सकता है। अभी भी एक की तरह ही यहाँ पे भी ए बी को साथ में ज्वाइंटली चार्ज किया जा सकता है और ट्राई किया जा सकता है। तो सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन में हो तो भी ज्वाइंटली चार्ज करके ट्राई किया जा सकता है, डिफरेंट ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन में हो तो भी ज्वाइंटली चार्ज करके ट्राई किया जा सकता है। अंतर बस था, पहला में सेम ऑफेंस था, यहाँ पे डिफरेंट ऑफेंस है, तो यहाँ पे अलग अलग ऑफेंस करवा दीजिए दोनों से, तो भी इनको साथ में ट्राई किया जा सकता है। ठीक है निहारिका? यस सर। ओके, समझ में आया? कल्पना, शाश्वत? ओके, तो 4 पॉइंट हो गया, सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, ठीक है।
सेम ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन में पहला था, दूसरा ऑफेंस और उसी का अटेम्प्ट या अबेटमेंट, वो जो भी लोग कर रहे हैं उनको ज्वाइंट ट्रायल। तीसरा हमने देखा कि ऑफेंस ऑफ द सेम काइंड विद इन पीरियड ऑफ 12 मंथ हो गया। चौथा हो गया डिफरेंट ऑफेंस सेम ट्रांजेक्शन, वो भी इन सभी लोग को ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। याद कर लीजिए, आप लोग याद करते रहिए, ठीक है। पांचवी पॉइंट देखते हैं अब। लिखा हुआ है पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इंक्लूड्स थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन एंड, मतलब पहला कुछ लोग हैं जो एक्यूज है किस ऑफेंस के लिए, चाहे वो थेफ्ट हो, मिसअप्रोप्रिएशन हो, चीटिंग, एक्सटॉर्शन हो, इस तरह का ऑफेंस के लिए। एंड पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ रिसीविंग और रिटेनिंग और असिस्टिंग इन डिस्पोजल और कंसीलमेंट ऑफ receiving, retaining, assisting in the disposal or concealment of property, possession of which is alleged to have been transferred by any such offense by the first named persons, or of abatement or attempting to commit any such last named offense। देखिए इन सबका ज्वाइंट ट्रायल हो सकता है। क्या क्या लिखा हुआ है इसमें? लिखा हुआ है थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और मिसअप्रोप्रिएशन। तो इन सब ये जो ऑफेंस होते हैं उसमें कोई ना कोई प्रॉपर्टी ली जाती है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी है। तो मान लीजिए कोई थेफ्ट हुई है, एक्सटॉर्शन हुई है, चीटिंग हुई है, मिसअप्रोप्रिएशन हुई है, और ये कुछ लोग हैं, मान लीजिए ए बी सी पे चार्ज लगा है, ए बी सी पे चार्ज लगा है थेफ्ट का, और सी तो हो गया ऊपर, डी ई एफ पे क्या चार्ज लगा है कि थेफ्ट से जो प्रॉपर्टी लिया गया था उसको मान लीजिए कंसील करने का, कंसीलमेंट का। क्या कंसीलमेंट का? उस प्रॉपर्टी के कंसीलमेंट का जो थेफ्ट से ऑब्टेन किया गया था, वही थेफ्ट जो एबीसी ने मिलकर किया हुआ है। एबीसी ने मिलकर जो थेफ्ट किया हुआ है उस प्रॉपर्टी को कंसील करने का चार्ज डीईएफ पे लगा हुआ है। इन सब का ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए और है, अगर जी एफ हो गया, जीएचआई पे चार्ज लगा हुआ है कि इस कंसीलमेंट को ये करे, क्या करे, अटेम्प्ट करे या एबेट करे, एबेटमेंट ऑफ कंसीलमेंट, इनको भी ज्वाइंट ट्राई किया जा सकता है। तो कह रहा है कि थेफ्ट हो, चीटिंग हो, मिसअप्रोप्रिएशन हो, एक्सटॉर्शन हो, ये जो ऑफेंस के लिए जो लोग चार्ज हैं, या इनसे रिलेटेड चीजें होती हैं, जैसे कि असिस्ट करना उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज करना, मान लीजिए स्टोलन प्रॉपर्टी को डिस्पोज करने में या उसको रिटेन करने में, कोई रखा हुआ है लेकर के रिसीव करने में, उसके लिए जो चार्ज हैं, या उसके लिए उसके अटेम्प्ट या एबेटमेंट का कोई पर्सन चार्ज है, इन सब का ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। जिस चीज की चोरी की, जिस चीज का एक्सटॉर्शन किया गया, उसको कि कोई और रखे हुए है या कोई रिसीव किए हुए है, तो जो एक्सटॉर्शन का चार्ज इस पे है और जो रिसीव किए हुए है उनको ज्वाइंट ट्राई किया जा सकता है। उसको रखने में कोई अबेट किया कि हाँ तुम एक्सटॉर्टेड प्रॉपर्टी को तुम रखो, वो एबेटमेंट का जो उस पर चार्ज लगे उनको भी साथ में ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है ये वाली पॉइंट? किसको किसको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है बताइए। ये चौथी पॉइंट, सॉरी पांचवी पॉइंट। निहारिका तुम्हें समझ में आ रही है? सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब इसमें जो भी ऑफेंस हो रहे हैं ये वाले, और उनको किसी भी तरीके से असिस्ट किया जा रहा है, तो ऐसे सब लोगों का जॉइंट ट्रायल हो सकता है? नहीं, यहाँ पे डायरेक्टली असिस्टेंस की बात नहीं की गई है। अगर असिस्टेंस वाली बात होती तो दूसरे पॉइंट में फॉलो जाते हैं ना, असिस्टेंस इज अ काइंड ऑफ अबेटमेंट। तो दूसरा वाला पॉइंट वही था कि कोई ऑफेंस किया हो और कोई उसका अबेट किया हो, तो वो तो दूसरे पॉइंट में कवर हो जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली असिस्टिंग की बात नहीं हो रही। यहाँ पे मान लीजिए मैंने चोरी किया हुआ है, और चोरी की प्रॉपर्टी जो होती है, मान लीजिए मैंने लैपटॉप चोरी किया हुआ है। अब जो है मैं लैपटॉप चोरी कर लिया, ऑफेंस कमिट हो गया, मुझ पे चार्ज क्या का लगा, फॉर कमिटिंग थेफ्ट ऑफ लैपटॉप। अब जो है मेरा जो फ्रेंड है या किसी भी, मान लीजिए नॉन फ्रेंड या किसी को मैंने वो दे दिया, तो वो जानते हुए कि स्टॉलन प्रॉपर्टी है उसने रिसीव किया, ये भी एक ऑफेंस है कि डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टॉलन प्रॉपर्टी। तो उस पर चार्ज क्या लगा, इसी लैपटॉप को रिसीव करने का जो मैंने चोरी किया हुआ है, ठीक है। तो मुझे और उसको साथ में चार्ज किया जा सकता है और ट्राई किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने चोरी की, मुझ पे आरोप लगा है चोरी का, और उस पर आरोप लगा है उसी चोरी के प्रॉपर्टी का क्या करने में, रिसीव करने का या रिटेन करने पे, या लिखा हुआ है डिस्पोज करने पे। मैंने चोरी का और उसने जाकर डिस्पोज ऑफ किया हुआ है, तो उस पे भी। या एक और कैटेगरी लिखा हुआ है लास्ट में कि अबेटमेंट और अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी सच लास्ट नेम्ड ऑफेंस। लास्ट नेम्ड ऑफेंस ये बाद वाली की बात कर रहा है, असिस्ट करना, डिस्पोज। अब मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने किसी और को दे दिया, क्या करने के लिए, किसी और ने रिसीव किया स्टोलन प्रॉपर्टी को। अब उसको किसी ने एबेट किया हुआ था कि तुम स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करो, उसको किसी ने एबेट किया कि तुम स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करो, कि लैपटॉप चुराया हुआ है
राजीव ने लैपटॉप चुराया हुआ है और तुम जो है उसको रिसीव कर लो, स्टोलन प्रॉपर्टी है, तुम रख लो, क्या ही दिक्कत है। अब जो उस पे भी चार्ज लगेगा एबेट करने का, क्योंकि उसने क्या एबेट किया हुआ है, एबेट किया है टू रिसीव स्टोलन प्रॉपर्टी डिसऑनेस्टली। अब मुझे भी और जिसने डिसऑनेस्टली रिसीव किया उसे भी, या जिसने उसको एबेट किया उसको भी ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। तो जो एबेटमेंट अटेम्प्ट की बात हो रही है वो दूसरे ऑफेंस के लिए, ये चोरी वाले एबेटमेंट के लिए नहीं, वो दूसरा जिसने रिसीव किया हुआ है, जिसने रिटेन किया हुआ है, जो दूसरे लिस्ट दिए हुए हैं एंड के बाद। बेयर एक्ट में देखिए जो एंड लिखा हुआ है, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन के बाद एक एंड लिखा हुआ है, उस एंड को तुम लोग अंडरलाइन या कुछ घेर लो ताकि पता चले वो डिवीजन पॉइंट है। एंड के पहले का जो ऑफेंस है, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग, मिस एप्रोप्रिएशन, ये 4 नेम है, ये पहला कैटेगरी हो गया। पहला कैटेगरी में ये 4 नाम आ गए, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और मिस एप्रोप्रिएशन। तो उसमें मैं खुद को रखा था कि मैंने थेफ्ट किया हुआ है। दूसरा है वो लोग जो कि किस चीज के लिए एक्यूज है, रिसीव, रिटेन, असिस्टिंग इन डिस्पोजल या कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब ऊपर जो पहले ऑफेंसेस के लिस्ट थे उससे जो प्रॉपर्टी आ रही है ना, प्रॉपर्टी उससे जो निकल के आई, जैसे चोरी का प्रॉपर्टी जो लैपटॉप आया या कुछ और एक्सटॉर्ट किया गया वो आया, उसको कंसील करने में, उसको रिटेन करने में, उसको रिसीव करना, वो सभी तो क्राइम ही होता है। स्टोलन प्रॉपर्टी को के साथ कुछ भी करना वो क्राइम होता है, जानते हुए कि स्टोलन प्रॉपर्टी उसको रिसीव करना, उसको छुपाने में मदद करना या छुपाना, वो सब क्राइम होती है। ठीक है, तो वो दूसरा वाला लिस्ट हो गया एंड के बाद वाला, जो मैंने कहा कि मैंने किसी को दे दिया स्टोलन प्रॉपर्टी, डिसऑनेस्टली रिसीव किया। फिर एक तीसरा भी है जो लिखा हुआ है लास्ट में, और ऑफ एबेटमेंट और ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी सच लास्ट नेम्ड ऑफेंस। मतलब कि ये दूसरी वाली जो लिस्ट मैंने बताई थी, रिटेनिंग, रिसीविंग, असिस्टिंग, डिस्पोजल और कंसीलमेंट, मतलब इन सबका जो अटेम्प्ट होगा या अबेटमेंट होगा जिन पे इनका चार्ज रहेगा उनको भी। तो पहला जो लिस्ट, जो पहला मैंने एंड के पहले बताया, उनको उस पे उसके लिए जिसको चार्ज किया गया उन लोगों को, जिसमें मैं था, या जो दूसरी लिस्ट है रिटेनिंग रिसीविंग वाली उन लोगों को, या तीसरी जो लिस्ट है जिसपे अटेम्प्ट या अबेटमेंट लगा है, किस ऑफेंस का, थेफ्ट का नहीं, एक्सटॉर्शन का नहीं, दूसरी वाली लिस्ट की ऑफेंस का अटेम्प्ट, अबेटमेंट का या अटेम्प्ट का चार्ज लगा है, रिटेनिंग, रिसीविंग, असिस्टिंग, डिस्पोजल का, उन लोगों को भी ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। समझ में आ रहा है निहारिका? यस सर, एकदम क्लियर हो गया। हाँ ठीक है, और किसी को कोई डाउट है क्या? बोलिए, नहीं तो बताता हूं। सुचेता, तुम्हें समझ में आई किस किस लोगों की बात की जा रही है? जो लास्ट वाली अटेम्प्ट और अबेटमेंट है वो थेफ्ट की अटेम्प्ट की बात, एक्सटॉर्शन के अटेम्प्ट की बात, चीटिंग की अटेम्प्ट की बात नहीं कर रहा है, वो लास्ट नेम्ड ऑफेंसेस जो एंड के बाद वाली पोर्शन है उसकी अटेम्प्ट की बात की जा रही है, उसके अबेटमेंट की बात, क्योंकि उसके पहले वाली अटेम्प्ट हो वो तो दूसरे वाले में फॉल कर जाएगी। कोई थेफ्ट किया हुआ है, कोई उसको अटेम्प्ट किया हुआ है, अबेटमेंट किया हुआ है, वो तो जो सेकंड कैटेगरी था उसमें फॉल कर जाएगी। जो ई में लिखा हुआ है, एंड के पहले वाली एक कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है, एंड के बाद वाली दूसरी कैटेगरी ऑफ ऑफेंस है, एंड जो अटेम्प्ट एंड अबेटमेंट है वो एंड के बाद वाले ऑफेंस के लिए, उसका जो अटेम्प्ट अबेटमेंट होगा, इन तीनों लोगों को, माने तीनों कैटेगरी ऑफ ऑफेंस जो लोग कर रहे हैं, चाहे वो पहला किया हो, चाहे दूसरा, चाहे तीसरा, उन सबका ज्वाइंटली ट्राई किया जा सकता है, ज्वाइंटली चार्ज किया जा सकता है। ठीक है यस्सी, तुम्हें समझ में आई? यस सर। ओके ओके, आइए इसको पढ़ते हैं एक बार और सेक्शन को। आप लोग देखिए लिखा हुआ है, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस व्हिच इंक्लूड थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, चीटिंग और मिसअप्रोप्रिएशन। ठीक है, ये वो लोग हैं जो इनके लिए चार्ज किया गया है, इनके लिए। फिर क्या हुआ, एंड पर्सन्स, और कुछ और लोग हैं दूसरे कैटेगरी के, वो क्या है, वो उनपे एक्यूज किस चीज का लगा है, रिसीव करने का, रिटेन करने का, असिस्ट करने का, किस प्रॉपर्टी का, वही जो ऊपर वाला ऑफेंस से निकल के आया है, जो थेफ्ट से निकला है प्रॉपर्टी उसको रिसीव करने का, जो एक्सटॉर्शन से निकला है, जो मिसअप्रोप्रिएशन से या चीटिंग से, उसको रिसीव करने का, उसको डिस्पोज करने का चार्ज लगा है किसी पे, ये दूसरे कैटेगरी ऑफ ऑफेंस हो गया। पोजेशन ऑफ विच इज alleged to have been transferred by any such offense, मतलब उसी ऑफेंस से निकल के आया है। कमिटेड बाय द फर्स्ट नेम, मतलब पहले वाले जो ऑफेंस किए उससे निकल के आया। फिर क्या रहा है कि और ऑफ अबेटमेंट और ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी सच लास्ट नेम्ड ऑफेंस, मतलब जो बाद वाली ऑफेंस है उसकी अटेम्प्ट या अबेटमेंट की अगर किसी पे चार्ज है, इन सब लोगों को जॉइंटली ट्राई किया जा सकता है। आइए अब एफ देखते हैं। एफ लिखा हुआ है, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ ऑफेंसेस अंडर सेक्शन सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 5 ऑफ 317 317 में वही है, सबसेक्शन 2 में डिसऑनेस्टली रिसीविंग स्टोलन प्रॉपर्टी की बात की जा रही है, और सबसेक्शन 5 में जो है वो स्टोलन प्रॉपर्टी को कंसील करने में असिस्ट करने की बात की जाती है, कोई छुपाने की मदद कर रहा है, अगर कोई उसके लिए चार्ज है,
कोई पर्सन जो है स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव करने के लिए चार्ज है या उसको कंसील करने के लिए चार्ज है, तो और आइदर ऑफ दो सेक्शंस इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी द पोजीशन ऑफ व्हिच हैज बीन ट्रांसफर्ड बाय वन ऑफेंस, उन सबको ज्वाइंट ट्राई किया जा सकता है। मतलब अगर 4 लोग हैं, 4 लोगों में से मान लीजिए 2 लोग हैं कि जो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किए हैं, 2 लोग हैं जो छुपाने का मदद किए हैं, तो उन चारों का ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। या मान लीजिए बस 4 लोग हैं जो क्या किए, रिसीव करने का ही काम किया, तो चारों का ज्वाइंट ट्रायल। या 4 लोग हैं बस छुपाने का काम किए हैं चारों, तो उनका भी, चाहे वो दोनों का ऑफेंस चाहे एक ही हो, मतलब ए बी सी डी है, अगर चारों लोगों ने क्या किया हुआ है, स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया हुआ है, तो इन चारों का ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। मान लीजिए ए बी ने रिसीव किया है और सी डी ने क्या किया है, उसी को कंसील किया हुआ है, तो भी चारों का ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। तो चाहे वो स्टोलन प्रॉपर्टी को रिसीव किया है चाहे कंसील किया गया है, जितने लोगों ने भी किया है सबका ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। फिर लिखा हुआ है जी में, पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस अंडर चैप्टर 10 ऑफ बीएनएस रिलेटिंग टू काउंटरफिट कॉइन। काउंटरफिटिंग कॉइन का चैप्टर है बीएनएस में। एंड पर्सन्स एक्यूज्ड ऑफ एनी अदर ऑफेंस अंडर द सेड चैप्टर रिलेटिंग टू द सेम कॉइन, देखिए सेम कॉइन को अंडरलाइन कर लीजिए, उसी कॉइन की बात कर रहा है, और ऑफ अबेटमेंट और ऑफ अटेम्प्टिंग टू कमिट एनी सच ऑफेंस, and the provision contained in the former part of this chapter shall so far as may be applied to all such charges। एक और इंपॉर्टेंट बात, इसमें फॉर्मर पार्ट को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। जो काउंटर फिटिंग का चैप्टर है उसमें शुरू के जो सेक्शंस है वो काउंटर फिटिंग की बात की गई है, और बाद वाले जो सेक्शंस है उसमें जो किस चीज की बात की गई है, काउंटर फिटिंग स्टाम्प की बात की गई है। पहले जो है वो काउंटर फिटिंग कॉइन की बात की गई है, फिर स्टाम्प से रिलेटेड भी कुछ ऑफेंस होते हैं उसकी बात की गई है। तो ये दूसरे पार्ट को कवर नहीं कर रहा है। इससे एक इंपॉर्टेंट चीज लिखी हुई है कि ये जो बस फॉर्मर पार्ट है उस चैप्टर का उसी की बात की जा रही है, यानी कि क्या नहीं इंक्लूड किया गया इसमें, जो भी कॉइन के अलावा वाले जो सेक्शन है उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। कॉइन के अलावा वाले जो सेक्शन है स्टाम्प से रिलेटेड जो प्रोविजन है उसको नहीं इंक्लूड किया गया है। तो कह रहा है कि किसी पर्सन को चार्ज किया गया है काउंटर फिटिंग कॉइन के लिए, और उसी कॉइन से रिलेटेड कोई ऑफेंस, उसी कॉइन से रिलेटेड ऑफेंस का कोई अबेटमेंट किया है, अटेम्प्ट किया है, या जो शुरू के जो सेक्शन है उससे रिलेटेड कोई भी ऑफेंस किया हुआ है, उन सब लोगों का ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है। कॉइन है, इसका कोई काउंटर फिट किया हुआ है, या उसको इस काउंटर फिटिंग को कोई अटेम्प्ट किया हुआ है, या कोई भी अदर ऑफेंस किया हुआ है जो कि काउंटर फिटिंग से रिलेटेड है, उस कॉइन से रिलेटेड, उन सबको ज्वाइंट ट्रायल किया जा सकता है। इसमें किसका नहीं ज्वाइंट ट्रायल चलेगा, स्टाम्प को एक्सक्लूड किया हुआ है, स्टाम्प को। ये जो लिखा हुआ है फॉर्मर पार्ट कंटेंट इन द फॉर्मर पार्ट, यानी कि लेटर पार्ट को नहीं इंक्लूड किया हुआ है, और लेटर पार्ट में स्टैम्प की बात की गई है, ऑफेंसेस रिलेटिंग टू स्टैम्प। ठीक है, जैसे तो आपको बस याद रखना है कि जो काउंटर फिटिंग कॉइन होते हैं उसका जो ऑफेंस होता है या उसका अटेम्प्ट अबेटमेंट होता है जिस पे चार्ज लगा है, उन सबको ज्वाइंटली ट्रायल किया जा सकता है। ओके, यस सर। और बस और एक और बात याद रखनी है कि ये जो लिखा हुआ है जी वाली जो क्लॉज जी है उसमें क्या एक्सक्लूड किया गया है, तो सेकंड पार्ट को एक्सक्लूड किया गया है चैप्टर 10 का, जो क्या डील करता है, ऑफेंस रिलेटिंग टू स्टाम्प डील करता है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बन सकती है कि जी में क्या नहीं कवर होता है, तो स्टाम्प वाले प्रोविजन नहीं कवर होते हैं, ऑफेंस रिलेटिंग टू स्टाम्प लिख भी सकते हैं आप, क्योंकि वो सेकंड पार्ट में वही है। फॉर्मर पार्ट में काउंटर फिटिंग कॉइन की बात की गई है, कॉइन से रिलेटेड ऑफेंस, देन सेकंड पार्ट में स्टाम्प से रिलेटेड बात की गई है, तो स्टाम्प वाले पे नहीं अप्लाई होता है। प्रोवाइजो लिखा हुआ है कि दैट वेयर अ नंबर ऑफ पर्सन्स आर चार्ज्ड विद सेपरेट ऑफेंसेस and such persons do not fall within any of the categories specified in this section। देखिए अब कह रहा है कि कुछ लोग हैं, एक से ज्यादा एक्यूज हैं जिन पे चार्ज लगा हुआ है ऑफेंस कमिट करने का, अलग अलग ऑफेंस कमिट करने का, और इनमें से किसी में फॉल नहीं कर रहे हैं। जो ऊपर वाले हमने पढ़ा ये सारे पॉइंट इसमें फॉल नहीं कर रहे हैं। तो वो भी लिखा हुआ है कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन में, यहाँ भी मे वर्ड यूज है, कहीं सेल नहीं मिलेगा, में इफ सच पर्सन बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग, अंडरलाइन कर लीजिए एप्लीकेशन को, ये इसमें एप्लीकेशन जरूरी है देना कि वो जो लोग हैं, मतलब वो एक्यूज जो है, जो चार्ज किए गए हैं, सच पर्सन का मतलब वो एक्यूज, बाय एन एप्लीकेशन इन राइटिंग सो डिजायर, एंड इफ ही or it is satisfied that such persons would not be prejudicially affected thereby, and it is expedient to try all such persons together। तो ये बात कर रहा है, एक तरह का दिया हुआ है कि अगर जो नहीं कवर हो पा रहे हैं, जो हमने अभी तक पढ़ा इस वाले प्रोविजन में, एक से ज्यादा एक्यूज जब कोई ऑफेंसेस कमिट किए हुए हैं, तो अगर कोई मोर देन वन एक्यूज है एंड मोर देन वन ऑफेंस कमिट हुए हैं, एंड
अभी तक जो हमने पॉइंट पढ़ा उसमें नहीं कवर हो पा रहे हैं, वो लोग एप्लीकेशन दे रहे हैं कोर्ट में कि हमें ज्वाइंटली ट्रायल कर ली जाए, हमारे लिए सहूलियत होगी कि हमें इन ऑफेंसेस के लिए ज्वाइंट ट्रायल कर लिया जाए, हम सबका ज्वाइंट ट्रायल कर दिया जाए। तो कोर्ट इस चीज को कंसीडर कर सकती है। किसका नाम लिखा है? मजिस्ट्रेट एंड कोर्ट ऑफ सेशन का नाम लिखा हुआ है, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन या मजिस्ट्रेट, वो जो है वो अलाउ कर सकती है ज्वाइंट ट्रायल, वो ज्वाइंट ट्रायल कर सकती है या नहीं भी कर सकती है। अगर लग रहा है कि इन लोगों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इन लोगों के किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी, कोई प्रेजुडिशियली इफेक्ट नहीं होगा, देन वो कोर्ट जो है ज्वाइंट ट्रायल कर सकता है। तो इससे क्या पता चला कि जो ऊपर वाले दिए हुए उसमें अगर ना भी कवर हो पा रहा है तो भी ज्वाइंट ट्रायल चल सकती है, लेकिन फॉर दैट एप्लीकेशन देनी होगी। वो जो लोग हैं जो ज्वाइंट ट्रायल करवाना चाहते हैं खुद का, वो अप्लाई करेंगे, और अगर एप्लीकेशन के बाद मजिस्ट्रेट या कोर्ट ऑफ सेशन को लगता है कि करना सही रहेगा, वो इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस को सर्व करेगा ना कि उसको डिफीट करेगा, तो वो ज्वाइंट ट्रायल कर सकते हैं। ठीक है ऐसी? यस सर। वॉइस ब्रेक नहीं हो रही है क्या? नहीं सर, अभी उसके बाद तो नहीं हुई है। ओके ओके, समझ में आया सुचेता, शाश्वत, ये वाली प्रोवाइजो समझ में आया? अभी वाली ज्वाइंट ट्रायल तभी भी चल सकती है जब ऊपर वाले पॉइंट्स में ना कवर हो पाए, ठीक है। ये जो प्रोवाइजो है वो जी का नहीं है, वो पूरा का सेक्शन का ये प्रोवाइजो हो गया। ये जो ए से लेके जी तक हमने पढ़ा ना, ओवरऑल उसका प्रोवाइजो है। ये मत समझना ये जो जी वाली पॉइंट है, पॉइंट वाली, उसका ये प्रोवाइजो नहीं है। ओके, पूरा ए से जी तक जो पॉइंट है उसका है कि ए से जी तक में अगर कवर ना हो पा रहा है, मोर देन वन ऑफेंस कमिट किए हुए हैं और ए से जी तक के पॉइंट में कवर नहीं हो पा रहा है, तो भी उनका ज्वाइंट ट्रायल चल सकता है अगर वो एप्लीकेशन दे कि हमारा ज्वाइंट ट्रायल होनी चाहिए। ओके सुचेता। अब है कि रिमेनिंग चार्ज को विड्रॉ किया जा सकता है। जब कन्विक्शन हो जाती है, मान लीजिए चार्ज किया गया है 3 ऑफेंस के लिए, चार्ज किया गया है 3 ऑफेंस के लिए, 2 पे कन्विक्शन हो गई, तो बचा हुआ एक चार्ज को क्या करेगा? जज अपने घर ले जाएगा क्या, या प्रोसिक्यूशन अपना घर ले जाएगा? उसको जो है प्रोसिक्यूशन जो है वो विड्रॉ कर सकता है। जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है वो विड्रॉ कर सकता है, या जो कंप्लेनेंट है वो जज का परमिशन से, कोर्ट के परमिशन से क्या कर सकता है? विड्रॉ कर सकता है, या कोर्ट अपने आप से भी उसको स्टॉप कर सकता है। यही वाली चीज हमने पढ़ेंगे अभी सेक्शन में। आइए देखिए, लिखा हुआ है विड्रॉल ऑफ रिमेनिंग चार्जेस ऑन कन्विक्शन ऑफ वन ऑफ सेवरल चार्जेस, on one of several charges when a charge containing more heads than one is framed against the same person। मान लीजिए चार्ज किया गया है ऑफेंस 1 प्लस ऑफेंस 2 प्लस ऑफेंस 3 के लिए, 3 ऑफेंस के लिए चार्ज किया गया है। फिर क्या होता है? when a charge containing more heads than one is framed against the same person, एक ही पर्सन के अगेंस्ट ये सब चार्जेस लगे हुए हैं, एक ही पर्सन के अगेंस्ट ये सब चार्जेस लगे हुए हैं, and when a conviction has been had on one or more of them, ठीक है, एंड ऑफेंस 1 और 2 के लिए क्या हो जाता है? कन्विक्टेड हो जाता है, कन्विक्टेड। यहाँ पे कन्विक्टेड, ठीक है। ऑफेंस 1 एंड 2 के लिए कन्विक्टेड भी हो जाता है, 3 के लिए नहीं होता है। 3 जो है प्रूफ नहीं हो पाया, 3 के लिए कन्विक्टेड नहीं होता है। चार्ज हुआ था 1 2 3 तीनों के लिए, लेकिन 1 2 के लिए कन्विक्ट भी हो जाता है। The complainant or the officer conducting prosecution may, देखिए अब कौन, who may withdraw, कौन विड्रॉ कर सकता है रिमेनिंग चार्जेस का? क्या आंसर हो जाएगा? कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर। अंडरलाइन कर लीजिए या लिख लीजिए, who may withdraw रिमेनिंग चार्जेस को विड्रॉ कर सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। एट व्हाट स्टेज इस विड्रॉल की बात चल रही है? आफ्टर कन्विक्शन, ये आफ्टर कन्विक्शन की बात चल रही है, आफ्टर कन्विक्शन होने के बाद विड्रॉल की बात चल रही है। तो कब? आफ्टर कन्विक्शन। और कौन विड्रॉ कर सकता है? कंप्लेनेंट या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर या कंप्लेनेंट विड्रॉ कर सकता है, ठीक है। मे वर्ड यूज है, मे। तो कंप्लेनेंट और द ऑफिसर कंडक्टिंग द प्रोसिक्यूशन, मतलब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर वही तो करता है। और मे विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया, कोर्ट के कंसेंट से करना है विड्रॉल, ठीक है। तो कंसेंट, विद द कंसेंट ऑफ द कोर्ट को भी अंडरलाइन कर लीजिए। विड्रॉ द रिमेनिंग चार्जेस और द चार्ज। अब किस चीज को विड्रॉ कर लेगा? O3 को, ठीक है। O3
may be withdrawn। O3 के लिए कन्विक्शन नहीं हो पाई तो वो O3 को विड्रॉ किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रूफ हो गया, इसके लिए कन्विक्शन हो गया। O3 को विड्रॉ किया जा सकता है किसके द्वारा? कंप्लेनेंट, जिसने कंप्लेन फाइल की थी, या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, जो प्रोसिक्यूट कर रहा होता है ऑफिसर। लिखा हुआ है और द कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, फिर लिख रहा है कि कोर्ट में स्टे ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड, मतलब खुद की मर्जी से कोर्ट जो है खुद से स्टे, यहाँ पे विड्रॉ वर्ड का यूज नहीं किया गया है, स्टे वर्ड का यूज किया गया है। कोर्ट जो है रिमेनिंग चार्जेस पे स्टे लगा सकता है, ठीक है, स्टे, इस टर्म को भी आप याद रखेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे शब्दों से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कोर्ट जो है बचे हुए चार्जेस पे भी खुद से भी स्टे लगा सकता है, खुद से भी, कि हो गया वो बाकी प्रूफ हो गए, बाकी O3 को स्टे लग गया, वो उस पर कोई काम नहीं होगी। ओके, तो बचे हुए चार्जेस पे कोर्ट स्टे लगा सकता है और स्टे द इंक्वायरी इनटू अ ट्रायल ऑफ सच चार्ज और चार्जेस, कि उसकी अब कोई इंक्वायरी नहीं होगी, कोई ट्रायल नहीं होगी। एंड सच विड्रॉल शैल हैव इफेक्ट। अब जो है $1,000,000 क्वेश्चन हो गया कि इस विड्रॉल का क्या इफेक्ट होगा, क्या इफेक्ट होगा। बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन कि जो विड्रॉल ऑफ चार्जेस है उसका क्या इफेक्ट होता है। तो जब भी मिलेगा ना, दो इफेक्ट की बात होती है, क्या वो डिस्चार्ज होगा या वो एक्विटल होगा। ऑप्शन में यही होते हैं कि क्या वो डिस्चार्ज हो जाएगा, क्या वो एक्विट हो जाएगा। तो क्या इफेक्ट होगा इस विड्रॉल का? विड्रॉल का इफेक्ट होगा एक्विटल। मतलब कि मान लिया जाएगा ऑफेंस 3 पे एक्विटल मिल गया, मतलब वो उस पे इस पे कन्विक्शन हो गया और बाकी पे एक्विटल हो गया। तो विड्रॉल shall have effect of acquittal। ये बात तो मतलब याद रहना ही चाहिए, बहुत बार पूछी गई है। इस विड्रॉल का क्या इफेक्ट होता है? एक्विटल होता है, ठीक है सुचेता, यसी याद रहेगा ना? यस सर। ओके, तो बड़े बड़े शब्दों में कहीं लिख लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए एक्विटल को। इस विड्रॉल का रिमेनिंग चार्जेस को जो विड्रॉ किया जाता है, उस विड्रॉल का इफेक्ट क्या होता है? एक्विटल ऑन दैट चार्जेस। मतलब ऑफेंस 3 पे अब क्या हुआ? ऑफेंस 3 को विड्रॉ कर लिया गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ऑफेंस 3 के लिए एक्विट हो गया, जो एक्यूज्ड है ऑफेंस 3 पे एक्विट हो गया, बड़ी हो गया, ठीक है। डिस्चार्ज नहीं हुआ। डिस्चार्ज एक्विटल में फर्क होता है, मैंने पहली ही क्लास में या दूसरी ही क्लास में बताया हुआ था, जब डिफरेंसेस बहुत सारी चीजों में बताया हुआ था तो बताया हुआ था। डिस्चार्ज और एक्विटल में डिफरेंस बताया था कि नहीं, किसी को याद है? डिस्चार्ज जो होता है वो प्री ट्रायल प्रोसीजर होता है, प्री ट्रायल प्रोसीजर होता है। एक्विटल जो होता है वो पोस्ट ट्रायल होता है, ट्रायल के बाद एक्विट कर दी जाती है या कन्विक्ट कर दी जाती है। और डिस्चार्ज जो होता है क्या होता है? जब कोर्ट को लगता है कि चार्ज को फ्रेम करना जो है वो जस्टिफाई नहीं लग रहा है, तो डिस्चार्ज कर दी जाती है। मतलब चार्ज भी फ्रेम करने से पहले डिस्चार्ज की जाती है। जनरली लोग को लगता है चार्ज फ्रेम करने के बाद डिस्चार्ज की जाएगी, नहीं। जब कोर्ट को लगता है कि ये जरूरी ही नहीं है कि चार्ज फ्रेम की जाए, ये चार्ज फ्रेम करना जस्टिफाई नहीं लग रहा है, प्राइमा फेसाई कुछ एविडेंस ही नहीं लग रहा है कि हम चार्ज फ्रेम करें इस एक्यूज के अगेंस्ट में, किस ग्राउंड पे चार्ज फ्रेम कर दे, तो कोर्ट जो है डिस्चार्ज कर देती है। लेकिन अगर लगता है कि ये जस्टिफाइड होगा कि चार्ज फ्रेम किया जाए, प्राइमा फेसाई लग रहा है कि इसने ऑफेंस कमिट किया हुआ है, एंड इट वुड बी जस्टिफाइड दैट इफ आई विल फ्रेम चार्ज अगेंस्ट हिम, मतलब जज की तरफ से बोल रहा हूँ कि जज जो है वो उसको लग रहा है, मजिस्ट्रेट को अगर लग रहा है कि इसके अगेंस्ट में चार्ज, मजिस्ट्रेट ही तो चार्ज फ्रेम करता है ना, तो अगर मजिस्ट्रेट को लग रहा है कि इस एक्यूज के अंदर, इस एक्यूज के अगेंस्ट में चार्ज फ्रेम करना जस्टिफाइड होगा, तो वो फ्रेमिंग ऑफ चार्ज करेगा, मतलब चार्ज फ्रेम कर लेगा। लेकिन अगर लग रहा है कि इट वुड नॉट बी जस्टिफाइड टू फ्रेम चार्ज अगेंस्ट एक्यूज, देन वो डिस्चार्ज कर देता है, ठीक है, बिना चार्ज फ्रेम किए डिस्चार्ज कर देता है। लेकिन एक्विटल कब होती है? ट्रायल वगैरह चल जाता है, तो अगर ऑफेंसेस नहीं प्रूफ हो पाते हैं बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो एक्विटल हो जाती है, प्रूव हो जाते हैं तो कन्विक्शन हो जाते हैं, ठीक है। किसी को डाउट नहीं है ना एक्विटल में और डिस्चार्ज में? शाश्वत, निहारिका, सुचेता, कल्पना, यसी। तो क्या होगा अगर रिमेनिंग चार्ज को विड्रॉ किया जाता है, उसको तो उसका क्या इफेक्ट होता है? कल्पना बताओ। कल्पना चली गई, ओके। सुचेता बताओ, तुम भी मत चली जाना है।
बताओ क्या होता है। ओके, कल्पना आ गई। सुचेता, आर यू लिसनिंग? साथ साथ बताओ, साथ साथ बताओ। रिमेनिंग चार्जेस को जब विड्रॉ कर लिया जाता है, एक्विटल होगा। ओके, एक्विटल होगा, बिल्कुल ठीक है। तो उसका इफेक्ट एक्विटल मान ली जाती है, एक्विटल। बस थम्स अप करने से काम नहीं चलेगा सॉरी सर, सुचेता, मेरा जवाब भी मेरा देना होगा नेटवर्क ना। चला गया। हाँ, कोई बात नहीं कल्पना। क्या पूछ रहे थे सर आप? अब मैंने पूछा था कि जब रिमेनिंग चार्जेस को आफ्टर कन्विक्शन, जब बचे हुए चार्जेस को विड्रॉ कर ली जाती है प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर द्वारा या कंप्लेनेंट द्वारा, तो उसका क्या इफेक्ट होता है? सर, वो एक्विटल हो जाता है। एक्विटल हो जाता है। ऑन दैट चार्जेस एक्विटल मान ली जाती है, ठीक है। तो एक्विटल ऑन सच चार्ज और चार्जेस अनलेस द कन्विक्शन बी सेट असाइड, in which case the state court subject to the order of the court setting aside conviction may proceed with the inquiry or trial of the charge। अब मान लीजिए कन्विक्शन कोई सेट असाइड कर दिया गया है, कोई सुपीरियर कोर्ट में गया और सुपीरियर कोर्ट ने कन्विक्शन को, जिस जो कन्विक्शन हुई थी O1 O2 के लिए, इसी को सेट असाइड कर दिया गया। तब जो है, जो ट्रायल कोर्ट थी ऑफेंस 3 के लिए इंक्वायरी ट्रायल कर सकती है, अगर कन्विक्शन को सेट असाइड कर दिया गया है तो। और उसमें लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सेटिंग असाइड। अगर जो सुपीरियर कोर्ट है उसका कुछ और ऑर्डर आया हुआ है तो उसको तो मानी ही जाएगी। मान लीजिए हाई कोर्ट ने कन्विक्शन को सेट असाइड किया और कहा कि जो रिमेनिंग चार्जेस उस पर भी कुछ नहीं चलेगा, तो नहीं चलेगा। लेकिन अगर कहा कि रिमेनिंग चार्जेस जिसको आपने विड्रॉ कर लिया था, जिसका आपने विड्रॉल का परमिशन दे दिया था, अगर ट्रायल कोर्ट को ऑर्डर करे हाई कोर्ट की आपने जो रिमेनिंग चार्जेस पे विड्रॉल का ऑर्डर दे दिया था उस पर आप ट्रायल चलाइए, तो करेगा ट्रायल। अगर कुछ नहीं किया हुआ है तो दिया लिखा हुआ है कि द कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है, ट्रायल कोर्ट का। द स्टेट कोर्ट का मतलब कौन सी कोर्ट की बात की जा रही है? वो कोर्ट जिसने परमिट किया था कि आप विड्रॉ कर लो, जिसने परमिट किया था कि आप विड्रॉ कर लो, या जिसने खुद के अकॉर्ड से क्या कर लिया था, स्टे लगा दिया था, उसकी बात कर रहा है। द स्टेट कोर्ट मींस वो कोर्ट जो परमिट किया था विड्रॉल, ठीक है। वो चाहे तो उस पे फिर से क्या कर सकता है, इंक्वायरी ट्रायल कर सकता है। कब? जब इस कन्विक्शन को स्टेट असाइड कर दिया जाए तब, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट नहीं है सेकंड पार्ट, समझ में आ गया सबको ये वाली प्रोविजन? निहारिका समझ में आ गया ना? यस सर। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग ट्रायल। बहुत ही आसान है ट्रायल। ट्रायल के जो प्रोविजंस है वो बहुत ही आसान है, मतलब काइंड ऑफ सबसे आसान है बीएनएसएस में। उसमें कुछ समझने लायक कुछ है ही नहीं, बस उसका इंडेक्स याद करना ही काफी हो जाता है सारे क्वेश्चंस को बनाने के लिए, चाहे वो मेंस में हो चाहे प्रीलिम्स में हो। क्योंकि प्रीलिम्स में तो इंडेक्स से क्वेश्चन आते ही है उसके, और मेंस में जो होते हैं अगर आए तो आपको पूरा स्टेज लिखना होता है, क्या होगा उसके बाद क्या, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो अगर आपको पता है कि सबसे पहले क्या होगा उसको आप एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले जो ट्रायल होता है वो कितने तरह का ट्रायल होता है बीएनएसएस में या सीआरपीसी में, कितने ट्रायल की बात की गई है? कौन बताएगा, बताओ जल्दी। सुचेता, कितने तरह की ट्रायल होती है? सुचेता, सुचेता तुम्हारी आवाज नहीं आई बिल्कुल भी, लेकिन कोई बात नहीं, हो सकता है तुम्हारी तरफ भी नेटवर्क इशू हो। बताओ, और कल्पना, कितने तरह की ट्रायल होती है? हारिका तुम बताओ। सर, ट्रायल बिफोर अ सेशन कोर्ट, समन्स ट्रायल, वारंट ट्रायल और समरी ट्रायल। ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल 4 तरीके की ट्रायल होती है। सेशन ट्रायल हो गया, वारंट ट्रायल हो गया, समन ट्रायल हो गया, फिर समरी ट्रायल हो गया। सेशन ट्रायल कौन करेगा? कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। नाम से ये सेशन ट्रायल का कोर्ट ऑफ सेशन करेगा। ये ट्रायल कौन करते हैं? मजिस्ट्रेट करते हैं, ठीक है। मजिस्ट्रेट का मतलब जुडिशियल मजिस्ट्रेट करते हैं, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट थोड़ी ना आ जाएगा ट्रायल करने। तो सेशन ट्रायल, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, ठीक है।
सेशन ट्रायल जो होता है कोर्ट ऑफ सेशन करता है। सेशन ट्रायल इज कंडक्टेड बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। कोर्ट ऑफ सेशन करता है सेशन ट्रायल। वारंट ट्रायल होती है, समन ट्रायल, समरी ट्रायल, ये सब मजिस्ट्रेट करती है, कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट्स करती है। तो आइए एक एक करके सभी ट्रायल को पढ़ना है कि कब कौन सी ट्रायल होगी, कब कौन सी ट्रायल होगी और ट्रायल की क्या प्रोसीजर है, सेशन ट्रायल जो है वो कैसे चलती है। बहुत ही आसान है इसका, आप लोग डायरेक्ट निकालिए, देखिए बहुत ही आसान है ये ट्रायल। तो सबसे पहले सेशन ट्रायल। सेशन ट्रायल का मतलब ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन। बाकी सारे ट्रायल मजिस्ट्रेट करते हैं, सेशन ट्रायल जो है सेशन कोर्ट करेगा, कोर्ट ऑफ सेशन करेगा, मतलब सेशन जज करेगा, ठीक है। तो आइए निकालिए, देखिए 248 से 248 चैप्टर 19 में है, चैप्टर 19 में ट्रायल बिफोर कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन का जो ट्रायल है वो चैप्टर 19 में है। सबसे पहले ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। हेडिंग जो है ना वो बहुत सफिशिएंट है इन सारे प्रोविजंस के लिए। आप कंटेंट में बता दे रहा हूँ, पढ़ लीजिए आप लोग, लेकिन याद बस हेडिंग ही रखिएगा, वही काफी हो जाता है लिखने के लिए भी। सबसे पहला प्रोविजन है ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। काफी है सुनकर ही कि ट्रायल कौन कराएगा, सेशन ट्रायल कौन कराएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कराएगा, ठीक है। पहले भी मैंने बताया हुआ था कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इंटीमेट करनी होती है। जब पता चलता है मजिस्ट्रेट को कि ये जो केस है ये ट्राइबल एक्सक्लूसिवली किसके द्वारा, कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो वहां पे मैंने बताई थी कि नहीं कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को इंटीमेट करना होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ही बताना होता है। किसी को याद है मैंने बताई थी? तब मैंने पूछा था कि क्यों बतानी है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो उसका जवाब तो यही था ना, क्योंकि सेशन करना ही है, सेशन ट्रायल को कंडक्ट ही करना है पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, तो उसको जानना जरूरी है ना कि ये जो ये केस आया है जो कि कोर्ट ऑफ सेशन में चलने वाली है, उसका ट्रायल की जिम्मेदारी ही उसकी है, तो उसको तो पता होनी चाहिए, ठीक है नहीं? यस सर। ओके, तो पहला ही प्रोविजन हो गया कि ट्रायल टू बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो कोई भी सेशन ट्रायल है वो कौन कराएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की जिम्मेवारी है ट्रायल कराना, सेशन ट्रायल कराना। इन एवरी ट्रायल बिफोर ए कोर्ट ऑफ सेशन द प्रोसिक्यूशन शैल लिखा हुआ है, कोई मे वे नहीं है, कंपल्सरीली पब्लिक प्रोसिक्यूटर बी कंडक्टेड बाय पब्लिक प्रोसिक्यूटर। याद है तो आपको बस हेडिंग याद रखना है, कंटेंट तो वही है जो हेडिंग में वही कंटेंट है। आइए दूसरा प्रोविजन देखते हैं, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। 249 में ओपनिंग केस, नाम से ही लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन का केस जो है दो ही साइड होते हैं ना, ठीक है। आप लोग बस समझ लीजिए अच्छे से, और ये याद करना बहुत ही आसान है, और इससे क्वेश्चन प्रीलिम्स में भी आते हैं, मेंस में आए चाहे नहीं है, प्रीलिम्स में तो आते ही है, और इंडेक्स बेस्ड ही आते हैं। तो और बहुत ही सीक्वेंस में सब कुछ है, तो ऐसा नहीं कि ये याद करना सीक्वेंस डिफिकल्ट है, बहुत ही सीक्वेंस में सब कुछ है। पहले बता दिया कि कौन ट्रायल कराएगा सेशन, कौन कराएगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। फिर बता रहा है दो साइड होती है, एक प्रोसिक्यूशन होती है, एक डिफेंस होता है। केस में, क्रिमिनल केस में दो साइड होती है, एक प्रोसिक्यूशन एक डिफेंस। प्रोसिक्यूशन का क्या काम है, प्रोसिक्यूट करना, मतलब वो जो विक्टिम के साइड से होता है प्रोसिक्यूशन, वो प्रोसिक्यूट करेगा एक्यूज को, और एक्यूज का साइड डिफेंस का हो गया, खुद को डिफेंड करेगा। तो लिखा हुआ है ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, प्रोसिक्यूशन का केस को ओपन करना है, और केस की ट्रायल की स्टार्ट करने की बात की जा रही है। तो कौन ओपन करेगा, वही पब्लिक प्रोसिक्यूटर ही ओपन करेगा, क्योंकि उसी को तो जिम्मेवारी है ट्रायल कराना। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो बताता है कि ये चार्ज फ्रेम हुआ है, एक तरह का इंट्रोडक्टरी चीजें देता है, कोर्ट के सामने इंट्रोडक्शन रखता है उस केस का, कि ये एक्यूज है, इसके खिलाफ ये ऑफेंस का चार्ज लगा हुआ है, प्राइमा फेसा ये चीज अवेलेबल है, और वो केस को ओपन कर रहा है, ये सब सारी बातें बता करके स्टार्ट कर रहा है। तो लिखा हुआ है when the accused appears or is brought before the court in pursuance of the commitment। देखिए in pursuance of the commitment, क्योंकि हमें पता है कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो क्या कोर्ट ऑफ सेशन जो है खुद से कॉग्निजेंस लेता है, कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता है क्या, हु टेक्स द कॉग्निजेंस, कॉग्निजेंस कौन लेता है? लगता है तुम लोग भूल गए पीछे के क्लासेस, ओके। हाँ, इस सैटरडे संडे है ना, वो जो भी पहले वाले क्लासेस हैं वो तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना, प्रोविजंस को पढ़ लेना।
कौन करता है कॉग्निजेंस, कौन लेता है? मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है। कोर्ट ऑफ सेशन जो है कॉग्निजेंस नहीं लेता है। इस सारी चीजों पर हम लोग बहुत ज्यादा डिटेल में डिस्कशन किए हुए हैं। मैंने पूछा हुआ था क्यों नहीं कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता है, फिर किसी ने जवाब भी दिया हुआ था, उसने जवाब दिया हुआ था, कौशिकी ने जवाब दिया हुआ था कि हाँ उसकी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब कोर्ट ऑफ सेशन चीजों को हर चीज पे प्राइमा फेसाई कॉग्निजेंस लेने लगे, देखने लगे, तो कई सारे जो है वो वेक्सेसियस और अननेसेसरी के केसेस फाइल हुए रहते हैं। तो वो टाइम जो है प्रेशियस टाइम कोर्ट ऑफ सेशन का वेस्ट होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट केस ही जाए कोर्ट ऑफ सेशन के पास, इसलिए जरूरी है कि मजिस्ट्रेट कमिट करते हैं केस को, कमिटल होती है। कोर्ट ऑफ सेशन के पास केस को कमिट की जाती है बाई मजिस्ट्रेट, नहीं तो ऐसा नहीं होता है। कोर्ट ऑफ सेशन इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक कॉग्निजेंस एज ए जनरल रूल। एक ही इसका एक्सेप्शन है। कौन सा एक्सेप्शन था? किस केस में कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता है? किस पे याद है? डिफॉर्मेशन वाला था, कहता प्रेसिडेंट गवर्नर। बिल्कुल शाश्वत, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डिफेमेशन वाली मैंने बताया हुआ था, डिफेमेशन वाली एक प्रोविजन जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस ले सकता है। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन कॉग्निजेंस लेता था पब्लिक प्रोसिक्यूटर के एप्लीकेशन के बेसिस पे। उसमें विदाउट बीइंग कमिटेड, विदाउट द, उसमें लिखा हुआ था विदाउट द केस बीइंग कमिटेड टू इट। मतलब नॉर्मली क्या केस कमिट की जाती है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, तब वो उसके बाद उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। वो खुद से नहीं कॉग्निजेंस लेता है। वो एक्सेप्शन है, वो डिफेमेशन वाली प्रोविजन, उसमें बिना कमिटल के ही वो ले सकता है। तो एज ए जनरल रूल नहीं होती है उसके पास, केस नहीं जाती है कोर्ट ऑफ सेशन के पास, उसके पास कमिट की जाती है। और कमिटल का मतलब भी मैंने 1000 बार बताया हुआ है कि क्या होती है। जब नीचे वाली कोर्ट जो होती है ऊपर वाले को भेजती है उसको क्या कहा जाता है? कमिटल कहा जाता है। और जब ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाले को भेजती है उसको क्या कहा जाता है निहारिका? बता दो तुम लोग प्लीज, कोई भी बता दो। तो ऊपर वाली मेरा मेक ओवर, मेक ओवर, सॉरी मेक ओवर। बिल्कुल। उधर मैं हर क्लास में ये बात बताता था, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 क्लास जो भी लास्ट होंगे हर क्लास में ही ये मैंने बताता था। मेक ओवर और कमिटल, ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाले को भेजती है उसको मेक ओवर कहते हैं। मेड ओवर उसी को पास्ट में, मतलब आप जिस भी टेंस में यूज कीजिए, मेकिंग ओवर, मेक ओवर, मेड ओवर सब वही है। कमिटल, कमिटिंग केस, कमिटेड, ये सब वही है। तो ऊपर नीचे, ऊपर वाले कोर्ट्स नीचे को मेक ओवर करते हैं केसेस को, मतलब रिफर किया जा रहा है बात, लेकिन टर्म यूज हो जाएगी हर जगह मेक ओवर। ये एग्जाम से भी पूछे जाते हैं, या बहुत बार यूज है। यहाँ भी कमिटल वर्ड यूज है, और उसको कमिटल वर्ड से ही ये समझ जाना है कि नीचे वाली कोर्ट ऊपर वाले को भेजने की बात चल रही है। और जहां मेक ओवर वर्ड ही मिलेगा उसे समझ जाना है कि ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाले को भेजने की बात चल रही है। तो यहाँ कमिटल लिखा हुआ है क्योंकि मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो कमिट करते हैं केस को, किसके पास? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। ठीक है, मजिस्ट्रेट कमिट करते हैं कॉग्निजेंस लेकर के। लगता है कि ये केस जो है ट्राइबल है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, तो वो कमिट कर देते हैं कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा। ठीक है, तो लिखा हुआ है इन परसुएंस ऑफ द कमिटमेंट, उसी कमिटल से कमिटमेंट बना हुआ है। ठीक है, मजिस्ट्रेट ने कमिट किया कोर्ट ऑफ सेशन के पास। अब कोर्ट ऑफ सेशन के पास आया एक्यूज, देन क्या हुआ? Under 232 or under any law for the time before, the prosecutor shall open his case by describing, prosecutor केस को ओपन करेगा, कैसे ओपन करेगा? By describing the charge brought against the accused। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को? जो बता रहा हूं वो सब कोई है जिसको समझ में आ नहीं रहा है, नहीं आ रहा है जो बता रहा हूँ वो बताओ। सुचेता, यसी, शाश्वत, निहारिका, कल्पना। अगर कोई है जिसके ऊपर से जा रहा है ये सारी बातें, क्योंकि अगर पीछे के क्लासेस रिवीजन नहीं है, अगर बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही होगी तो आप लोग 1-2 दिन का समय लेकर के अच्छे से वो देख लीजिए एक बार। समझ में तो आ रहा है ना सबको? ठीक है, by describing the charge brought against the accused and stating by what evidence he proposes to prove the guilt of the accused। तो मैंने बताया कि प्रोसिक्यूटर जो है केस को कैसे ओपन करेगा, तो क्या करेगा? वो डिस्क्राइब करेगा। क्या डिस्क्राइब करेगा? कि एक्यूज के अगेंस्ट कौन कौन से चार्जेस लगाए गए हैं, एंड स्टेटिंग बाय व्हाट एविडेंस ही प्रोपोजेस टू प्रूव द गिल्ट ऑफ द, और कौन कौन सा एविडेंस के थ्रू बताएगा। मेरे पास 5 विटनेस है, मेरे पास 2 आई विटनेस है, 3 विटनेस है, और फिर मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। तो सारे एविडेंस के सब कुछ प्रूव नहीं करेगा, बताएगा कि इन एविडेंसेस के बेसिस में केस को, मतलब इंट्रोडक्शन दे रहा है। नाम क्या है हेडिंग का? ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन।
ठीक है, तो याद आपको बस उतना ही रखना है, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन कौन करेगा ओपन? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। कैसे ओपन करेगा? तो सारी डिस्क्रिप्शन देगा उस केस का कि ये एक्यूज है, इसके खिलाफ इन ऑफेंस के इन सेक्शन के अगेंस्ट इन सेक्शन में चार्ज है, इस पे फ्रेम हुआ है, और मैं जो है इसको गिल्टी साबित करूंगा क्योंकि मेरे पास इतने सारे एविडेंसेस है, इसलिए केस को आगे बढ़ाई जाए। ये स्टार्ट कर रहा है पब्लिक प्रोसिक्यूटर केस को। ठीक है, यस सी? यस सर। ओके, तो ये दूसरा सेक्शन हो गया, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। ओपन कर रहा है मतलब इंट्रोड्यूस कर रहा है चीजों को, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है चीजों को, चार्ज को, एक्यूज को और एविडेंसेस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। प्रूफ नहीं किया जा रहा है कि एविडेंस ये देख लीजिए कैसा है, ठीक है, वो सब तो बाद में होगा। अब देखिए डिस्चार्ज, ठीक है, डिस्चार्ज। द एक्यूज्ड मे प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज। देखिए नया ये, इस तरह का सीआरपीसी में नहीं था, ये डिस्चार्ज पिटीशन सीआरपीसी में नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे नया ऐड किया गया है। द एक्यूज्ड में प्रीफर एन एप्लीकेशन फॉर डिस्चार्ज विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज। 60 डेज को अंडरलाइन कर लीजिए, फ्रॉम द डेट ऑफ कमिटमेंट ऑफ द केस अंडर 232। मतलब जब केस कमिट हो जाती है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो है केस को कमिट कर देता है, कोर्ट ऑफ सेशन के पास आ गया है, तो एक्यूज को एक राइट की बात की गई है, ये अभी लाई गई है बीएनएसएस में, कह रहा है कि एक्यूज डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है, मतलब हमें डिस्चार्ज कर दिया जाए, एक्यूज डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है। कितने दिन के अंदर? 60 डेज के अंदर, कमिटमेंट के 60 डेज के अंदर में डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है कि हमें डिस्चार्ज कर दी जाए। ठीक है, तो the BNSS has introduced a right of the accused person to file discharge petition within 60 days of the commitment of the case to the court of session by judicial magistrate। judicial magistrate को केस को जब कमिट कर देता है कोर्ट ऑफ सेशन के, उसके 60 दिन के अंदर एक्यूज जो है क्या कर सकता है? डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है कि मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए। ठीक है, अब सबसेक्शन 2 जो पहले की बात पहले भी था सीआरपीसी में, इफ ऑन द कंसीडरेशन ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द केस एंड द डॉक्यूमेंट सबमिटेड देयरविद and after hearing the submission of the accused and the prosecution in his behalf, the judge considered there is, underline यहाँ से, there is not sufficient ground for proceeding against the accused। एग्जाम में पूछता है, लिख लीजिए, जज कंसीडर्स, अंडरलाइन कर लीजिए, जज कंसीडर्स दैट देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग अगेंस्ट द एक्यूज। पूछी जाएगी कि कब डिस्चार्ज की जाएगी, ऑप्शन में यही रहेगा कि देयर इज नॉट सफिशिएंट ग्राउंड या देयर इज नो एविडेंस अगेंस्ट। तो ये नहीं लिखना है, सबसे बात वही निकल के आ रही है कि एक्यूज के खिलाफ एविडेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन सेंटेंस जो लिखा हुआ है वो ऑप्शंस में टिक करना होता है कि लग रहा है जज को कि देयर इज नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, कि एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीड करने के लिए सफिशिएंट ग्राउंड नहीं लग रहा है। ठीक है, ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर डूइंग सो। अब क्या कर रहा है? अब हेडिंग से सारी चीजें इससे भी क्लियर होगी। डिस्चार्ज कब डिस्चार्ज करेगा? तो इसमें दो चीजें बात की गई है। पहला चीज जो नई नहीं आई है वो बात की गई है कि कमिटमेंट के 60 डेज के अंडर में एक्यूज जो है डिस्चार्ज पिटीशन फाइल कर सकता है, ये तो अलग से एक नई बात आई है। लेकिन जो मेन डिस्चार्ज होती है, जज को, अभी मैंने बताया अभी तक क्या हुआ है, सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ने अपना इंट्रोड्यूस किया है केस को, उसी इंट्रोडक्शन के बाद में प्रोसिक्यूशन ने इंट्रोड्यूस कर दिया है, पिछले वाले सेक्शन में ही प्रोसिक्यूशन ने अपने केस को इंट्रोड्यूस कर दिया है। उसके बाद जज को लग रहा है कि इसके पास तो कुछ एविडेंसेज नहीं है, ये तो ऐसे ही फर्जी के लेकर के आ गया है, इसके पास कोई विटनेस नहीं है, इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, एक डॉक्यूमेंट है जो कि ऐसे ही कोई रेलेवेंस नहीं है उसका एविडेंस में, तो कुछ ग्राउंड ही नहीं लग रहा है कि मैं आगे बढ़ू केस में। जज को ऐसा लग रहा है, तो जज क्या कर देगा? चार्ज ही नहीं फ्रेम करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। जज जो है चार्ज फ्रेम नहीं करेगा, डिस्चार्ज कर देगा। ठीक है, तो वही लिख रहा है कि अगर जज जो है प्रोसिक्यूशन की बातें या अगर कुछ एक्यूज ने बोला हुआ है उसकी बातों को सुन करके प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है, प्राइमा फेसाई ऐसा लग रहा है कि एक्यूज के खिलाफ आगे बढ़ना जरूरी नहीं लग रहा है। क्या नहीं लग रहा है? कि सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है कि मैं एक्यूज के अगेंस्ट प्रोसीड करूं, देन वो चार्ज फ्रेम ना करके डिस्चार्ज कर देगा, मतलब वो डिस्चार्ज कर देगा एक्यूज को। समझ में आया ऐसी? यस सर। ओके, तीन चीजें पढ़ लिया हमने। पहला, ट्रायल कौन कराता है कोर्ट ऑफ सेशन में? पब्लिक प्रोसिक्यूटर। दूसरा, ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो इंट्रोड्यूस करता है केस को, उसी को कहते हैं ओपनिंग केस फॉर प्रोसिक्यूशन। तीसरा, डिस्चार्ज, मतलब कि जब केस ओपन कर दिया पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके बाद जज जो है, जज को लग रहा है कि नहीं काफी नहीं है ये, इनकी बातों को सुनकर के लग रहा है कुछ है ही नहीं इनके पास, प्रोसिक्यूटर के पास, तो क्या कर देगा? वो डिस्चार्ज कर देगा, चार्ज ही नहीं फ्रेम करेगा। ठीक है ना निहारिका?
यस सर। 251 देखते हैं। अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, अब जब बात सही समझ में आ रही है कि जब अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं थी तो डिस्चार्ज कर दिया, अगर रहेगी तो क्या कर लेगा, चार्ज फ्रेम कर लेगा, तो यही आएगी और फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अब सब सेक्शन 1 लिख रहा है इफ आफ्टर सच कंसिडरेशन, वही जो पिछले सेक्शन में थी, मतलब एक्यूज की बात, सॉरी प्रोसिक्यूटर की बातों को सुन करके, जो इंट्रोडक्शन था वो सुन करके, और अगर एक्यूज ने कुछ बोला उसकी बातों को भी सुन करके, the judge is of the opinion that there is sufficient ground for presuming that the accused has committed an offense। ये भी अंडरलाइन कर लीजिए, ठीक है। ये पता तो चल रहा है आपको कि कब करेगा फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, लेकिन ये एग्जैक्ट याद होनी चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। देयर इज ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट द accused has committed an offense। इन्हीं शब्दों में याद रखना है इसको, ये नहीं कि एविडेंस बहुत ज्यादा लग गया। इसके सिनोनिमस कई सारे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं, तो लेकिन आपको ये वाली याद रखनी है कि ये प्रिज्यूम करने का, देयर इज ग्राउंड, ये प्रिज्यूम करने का ग्राउंड है कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया हुआ है। इसको ये भी लिखा जा सकता है कि जज को लगा कि नहीं सफिशिएंट ग्राउंड है, सफिशिएंट एविडेंस मिले हुए हैं किसके पास, प्रोसिक्यूशन के पास, या प्रोसिक्यूशन के पास बहुत सारे विटनेस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, एविडेंसेस हैं, लेकिन वो नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि ये ग्राउंड है प्रिज्यूम करने का कि एक्यूज ने ऑफेंस कमिट किया हुआ है। इन दैट केस क्या करेगा, दो चीज लिखी हुई है। पहला कि अगर लग रहा है कि इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, जज को लग रहा है, मतलब कौन से जज को, सेशन जज को लग रहा है, सेशन जज को लग रहा है कि ठीक है, वो सब तो ठीक है कि एविडेंस, मुझे एक्यूज जो है लग रहा है कि ऑफेंस किया होगा, मुझे आगे बढ़नी चाहिए, लग तो रहा है जज को, लेकिन उसको ये लग रहा है कि ये जो ऑफेंस है एक्सक्लूसिवली नॉट ट्राइबल बाय मी है। अगर एक्सक्लूसिवली नॉट ट्राइबल बाय मी है तो मैं क्यों ट्राई कर रहा हूँ, मजिस्ट्रेट ट्राई करेगा ना। तो लिखा हुआ है कि इज नॉट एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ही में वो क्या कर सकता है, फ्रेम चार्ज फ्रेम करेगा अगेंस्ट एक्यूज एंड बाय ऑर्डर transfer the case for trial to the CJM or any other JM of the first level of JMFC and direct the accused to appear before CJM or the JMFC on such date as it deems fit, and thereupon such magistrate shall try the offence in accordance with the procedure of the trial of warrant case instituted। underline कर लीजिए, warrant case instituted on police report, warrant case instituted on a police report। ये भी इंपॉर्टेंट है, जो बाद वाली है instituted on a police report, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि किस तरह का इंस्टीट्यूट करने, क्योंकि इंस्टीट्यूट ऑन कंप्लेंट भी हो सकती है, ऑन पुलिस रिपोर्ट भी हो सकती है। तो लिख रहा है, पहला क्या लिखा हुआ, पहला अभी इसके जो पिछला वाला प्रोविजन था उसमें था कि अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो डिस्चार्ज कर देगा। अब जो है कि सफिशिएंट ग्राउंड है तब क्या करेगा, तो जाहिर सी बात है चार्ज फ्रेम करेगा। तो उसमें दो सिनेरियो, पहला सिनेरियो हो गया कि अगर वो केस एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है, दूसरा आएगा कि है ट्राइबल। तो एक्सक्लूसिवली ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन नहीं है तो किसको भेज देगा, मजिस्ट्रेट को भेज देगा, सीजीएम को या जेएमएफसी को भेज देगा कि आप लोग ट्राई कीजिए, डेट फिक्स कर देगा, चार्ज फ्रेम करके भेज देगा कि इस डेट को चाहिए सीजीएम के पास या जेएमएफसी के पास, वहां वो ट्रायल करेंगे आपका। तो चार्ज फ्रेम करेगा और भेज देगा, और वो जो जेम है या सीजेम है वो कैसे ट्रायल करेंगे, कैसा ट्रायल चलेगा, किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाएगा, सेशन ट्रायल को, क्या वारंट ट्रायल को, समरी ट्रायल को, समन ट्रायल को, नहीं, कौन सी ट्रायल, वारंट ट्रायल, जो कि पुलिस रिपोर्ट में इंस्टीट्यूट होती है। जब हम लोग वारंट ट्रायल पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे कि वारंट ट्रायल में दो कैटेगरी पढ़नी है, वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट एंड अदरवाइज देन अ पुलिस रिपोर्ट, तो उसका वो पढ़ना है। तो वो मिलेगा आगे, वारंट ट्रायल का जो दिया हुआ है प्रोसीजर वो दो ग्राउंड पे दिया हुआ है, एक पुलिस रिपोर्ट पे इंस्टीट्यूट हुआ है देन, एक अदरवाइज देन ऑन पुलिस रिपोर्ट है देन, क्या होगा, दोनों अलग अलग है प्रोसीजर। तो यहाँ पे कैसे ट्रायल चलनी है कि वारंट केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन ए पुलिस रिपोर्ट, जो कि पहला कैटेगरी है वारंट ट्रायल का, तो ऐसी इस तरह से चलेगी जैसे कि वारंट ट्रायल का वारंट ट्रायल चलता है उस तरह से ट्रायल चलेगी, वो भी कैसे, ऑन अ पुलिस रिपोर्ट जो चलता है वारंट ट्रायल। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब भेजता है कोर्ट ऑफ सेशन मजिस्ट्रेट के पास, जेएमएफसी या सीजेएम के पास, तो उसका ट्रायल कैसे चलती है, उसका ट्रायल चलता है लाइक वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट, लाइक वारंट ट्रायल इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। ठीक है निहारिका, अंडरलाइन की? यस सर। ओके, तो ये जो ए है उसमें आप नॉट एक्सक्लूसिवली को अंडरलाइन कर लेना, नॉट एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय कोर्ट ऑफ सेशन को कर लेना, जिससे पता चलेगा कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा ट्रैवल नहीं है। देन वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करके वो भेज दे रहा है सीजीएम के पास या जेएमएफसी के पास, और वो ट्रायल कैसे चलेगा, जो लास्ट वाली लाइन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट। बी में जो लिखा हुआ है उसका अब उल्टा हो गया कि अब कोर्ट ऑफ सेशन द्वारा ही एक्सक्लूसिवली ट्रैवल है। ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज, तो चार्ज फ्रेम करेगा अगेंस्ट द एक्यूज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 60 डेज को अंडरलाइन कर लीजिए, 60 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम करेगा।
फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट हियरिंग ऑन चार्ज। चार्ज पे जो हियरिंग होती है तो पहली हियरिंग के 60 दिन के अंदर चार्ज फ्रेम कर लेगा, 60 डेज के अंदर, 60 डेज के अंदर। 2 में लिखा हुआ है सब सेक्शन 2 where the judge frames any charge under clause B, यानी कि जो exclusively tribal है। अब सबसेक्शन 1 द चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन। अब चार्ज फ्रेम करने के बाद क्या करना है वो बता रहा है कि चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्यूज पर्सन को पढ़ के सुनाया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। चार्ज फ्रेम करने के बाद एक्यूज पर्सन को उसको पढ़ के सुनाया जाता है और एक्सप्लेन किया जाता है। अगर उसको समझ में नहीं आ रहा है तो पढ़ के सुनाया जाएगा कि ऐसे ऐसे मैंने चार्ज फ्रेम किया तुम्हारे लिए। बोलेगा मुझे समझाया जाए, नहीं समझ में आ रहा है, इसको समझाया जाएगा कि हाँ ये ऑफेंस है, इसके लिए तुम्हारे अगेंस्ट चार्ज फ्रेम हुआ है, इसी पे तुम्हारा ट्रायल चलेगा, ठीक है, इस पे तुमको खुद को डिफेंड करना है। प्रेजेंट आइदर फिजिकली और ऑडियो इलेक्ट्रॉनिक मींस, अब वो चाहे वो फिजिकली प्रेजेंट हो एक्यूज, उसको सुना दिया जाए, उसको समझा दिया जाए, या वो इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू। एंड एक्यूज शैल बी आस्क्ड व्हेदर ही इज प्लीड गिल्टी या वो क्लेम्स टू बी ट्राइड। मतलब कि पूछा जाएगा एक्यूज से कि क्या आप जो है प्लीड गिल्टी करना चाहते हैं, क्या आप अपना जुर्म कबूल करना चाहते हैं। मतलब आपके खिलाफ ये चार्ज फ्रेम हो गया है। अब आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला क्या ऑप्शन है, आप प्लीड गिल्टी कर लीजिए कि हाँ मैंने ही ये चोरी की हुई है, मान लिया जाए, मान लीजिए आप, ठीक है। या आप कहिए कि नहीं मैंने चोरी नहीं किया हुआ है, मुझे ट्रायल चलना चाहिए, तो आप ट्रायल क्लेम करेंगे, आपका अगेंस्ट मतलब आपके खिलाफ उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। और एस्टैब्लिश करने की जिम्मेवारी किसको होती है, प्रोसिक्यूशन पे, ठीक है। ये तो आईपीसी के स्टार्टिंग में सारी बातें मैंने आपको बताई ही हुई है। आप सबको पता है कि इट इज द ड्यूटी, इट इज द ओनर्स ऑफ द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस, इवन उसका क्या स्टैंडर्ड होता है, स्टैंडर्ड होता है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। और एक और स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है जो मैंने बहुत बार बताया हुआ था आईपीसी के क्लासेस में, दैट इज क्या, किसको याद है? प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। बहुत बढ़िया शाश्वत, प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। क्या होता है यसी याद है, प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? निहारिका तुम्हें पता है प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी? निहारिका, निगम, तुम्हें पता है? यस सर, मतलब किसी भी चीज के ट्रू होने की अगर थोड़ी भी प्रोबेबिलिटी होती है तो एक मतलब केस बन सकता है उस पे। एंड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होता है कि उसमें कोई भी अगर थोड़ा सा भी कोई भी प्रूफ, चाहे वो कितने भी लो स्टैंडर्ड का हो, अगर वो डाल दिया जाता है एंड इफ देयर इज अ डाउट रेज्ड इन द माइंड ऑफ द कोर्ट, तो फिर वो केस बनता नहीं है। फिर मतलब जो अक्यूज होता है फिर उसको छोड़ देना पड़ता है। हाँ ओके हाँ ओके निहारिका, तुमने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट को बिल्कुल अच्छा एक्सप्लेन किया। प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी को भी अच्छा किया। थोड़ा सा उसमें वो है ना, जैसे कि ये एस्टेब्लिश करने की बात हो रही है, केस बनने की बात नहीं है कि केस कोर्ट में ये स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है कि किसी चीज को प्रूफ, किसी फैक्ट को प्रूफ करने का क्या स्टैंडर्ड है। तो अगर स्टैंडर्ड है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, देन उस फैक्ट को प्रूफ करना है बियॉन्ड एनी डाउट। अगर डाउट कोई भी अराइज हो जाए, जैसा कि तुमने बताया कि थोड़ी सी भी डाउट अराइज कर दी जाए, तो उस फैक्ट को नॉट प्रूव्ड मान लिया जाता है, उस फैक्ट को नॉट प्रूव्ड मान लिया जाएगा और वो एस्टैब्लिश नहीं हो पाया। क्या कोर्ट कंक्लूड करेगी, दिस फैक्ट इज नॉट एस्टैब्लिश बिकॉज इट हैज नॉट बीन प्रूव्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। थोड़ी सी डाउट क्रिएट कर दी गई, तो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ बहुत ऊपर है किसका, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट का। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट इज वेरी हाई। और दूसरी बात है प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, वो भी एक स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ही है, लेकिन उसका स्टैंडर्ड लो है। प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में बस ये दिखा दिया जाता है कि जो मैं बोल रहा हूं दैट इज मोर एक्सेप्टेबल, दैट इज हैविंग मोर वेटेज, मेरी बात में ज्यादा वेटेज है देन द अदर साइड। अगर जज को लग रहा है कि नहीं प्रोसिक्यूशन की बात में ज्यादा दम है देन डिफेंस वाली बात में, भले ही बियॉन्ड डाउट कुछ प्रूफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन लग रहा है कि नहीं 70% चांस है कि इनकी बात सही है, 30% की इनकी साथ, तो मान लिया जाएगा कि वो प्रूफ वो चीज एस्टैब्लिश हो गई जो 70% है। और बियॉन्ड रीजनेबल डाउट में तो पूरी डाउट, कोई भी डाउट ही नहीं होनी चाहिए। तो प्रीपोंडेरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होती है वो उसकी जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ है वो लो मानी जाती है। वहां पे बस मोड वेटेज दिखा देनी होती है, ये बस दिखा देनी होती है कि मेरी बात ज्यादा रिलायबल है देन दूसरी वाली की बात, और उतना ही काफी होता है उस फैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है, फैक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए मोड वेटेज दिखा देना ही काफी होता है।
प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में। ठीक है, बाकी लोग को समझ में आया? बाकी लोगों को, सुचेता, कल्पना, ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, ये सब पता होनी चाहिए कि स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्या है, क्योंकि कोई भी पूछ सकता है, इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, कहीं पूछे जा सकते हैं, या नहीं भी पूछे जाए तो क्रिमिनल लॉ अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्रिमिनल लॉ के बेसिक चीजें हैं कि क्या है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ और उसका मतलब क्या होता है। सिविल लॉज में जो होते हैं, उसमें जो होते हैं स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ यही होती है, प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। लेकिन क्रिमिनल लॉज में भी कभी कभी स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो होती है वो प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी होती है। ओके, जैसा कि मैंने बताया था आईपीसी में कि कब कब होती है प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, जब भी शिफ्ट होती है चीजें डिफेंस पे, उसको अगर प्रूव करना है, जैसा कि ये प्रूव करना कि मेरा केस किसमें फॉल कर रहा है, जनरल एक्सेप्शन में फॉल कर रहा है, ये बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं लेके जाएगा, ये प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी में ही चली जाती है। एक्यूज्ड को ये प्रूफ बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं करना होता है कि माय केस फॉल्स विद इन द जनरल एक्सेप्शन ऑफ बीएनएस। ठीक है, वो मियर प्रिपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी मियर ये साबित कर दे रहा है कि ये ज्यादा चांसेस है कि जनरल एक्सेप्शन में फॉल हो रहा है, देन की प्रोसिक्यूशन साबित कर पाए कि नहीं फॉल कर रहा है। ये काफी होता है जज को एक्सेप्ट करा देने के लिए कि जनरल एक्सेप्शन नहीं फॉल कर रहा है। बट प्रोसिक्यूशन को जो गिल्ट साबित करनी है, जो मैं बताना चाहता हूं, जहां से बात शुरू हुई थी, जो प्रोसिक्यूशन को जो गिल्ट साबित करनी होती है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट करनी होती है। उसमें अगर वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट नहीं कर पा रहा है साबित एक्यूज के गिल्ट को, देन एक्विटल होगी, कन्विक्शन नहीं होगी। तो क्रिमिनल केसेस में स्टैंडर्ड होती है बियॉन्ड रीजनेबल डाउट होती है। ओके, एक्यूज शैल बी आस्क्ड, हाँ ओके, प्लीड गिल्टी में बता रहा था कि प्लीड गिल्टी या क्लेम्स टू बी ट्राइड। तो प्लीड गिल्टी करेगा कि उसको उसने किया हुआ है, मान लिया एक्यूज पर्सन ने किया हुआ है, फिर उसको कन्विक्शन हो जाएगी अंदर, वो आगे पढ़ेंगे हम लोग, कन्विक्शन हो जाएगी। तो या दूसरा वो क्या बोलेगा कि नहीं मैं गिल्टी प्ली नहीं करना चाहता हूँ, मेरी ट्रायल होगी, तो उस पर ट्रायल चलाई जाएगी, और ट्रायल में क्या होगा, उसके गिल्ट को प्रूव करना होगा बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। कौन प्रूव करेगा, किस पे ओनस होता है, प्रोसिक्यूशन पे ओनस होता है। चलिए आइए देखते हैं इसका अगला सेक्शन। समझ में आया? इसमें फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, आइए समराइज करता हूं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज को। इसके पहले था डिस्चार्ज, अब फ्रेमिंग ऑफ चार्ज है, मतलब डिस्चार्ज नहीं कर रहा है तो क्या करेगा, चार्ज को फ्रेम करेगा। अगर लग रहा है कि नहीं, प्रिज्यूम कर रहा है कोर्ट कि इसके खिलाफ एविडेंसेस दिख रहे हैं, ये जो है लग रहा है कि क्राइम किया हुआ है, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन क्या करेगी, चार्ज फ्रेम करेगी। इसमें दो सिनेरियो है, एक पहला सिनेरियो कि ट्राइबल एक्सक्लूसिवली नहीं है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा, देन चार्ज फ्रेम करके वो भेज देगी सीजेएम के पास या जेएमएफसी के पास कि आप ट्राई कीजिए। ठीक है, आप ट्राई कीजिए। और जो जेएमएफसी या सीजेएम जो है, जो मजिस्ट्रेट्स हैं, वो कैसे ट्राई करेंगे, वो वारंट केस इंस्टीट्यूटेड ऑन अ पुलिस रिपोर्ट की तरह ट्रायल करेंगे। वारंट केस का जो ट्रायल चलता है विच इज इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, उस तरह से ट्रायल चलेगा। या अगर एक्सक्लूसिवली ट्रायल बाय कोर्ट ऑफ सेशन है, तब तो सेशन ट्रायल चलना ही है, सेशन ट्रायल चलना है। तो क्या करेगा कोर्ट, उसको चार्ज को पढ़ करके समझाएगा एक्यूज्ड पर्सन को, और पूछेगा कि क्या आप प्लीड गिल्टी करते हैं या नहीं करते हैं। तो करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो उसका ट्रायल चलेगा। ठीक है, इज इट ओके टू एवरीवन? ओके, अब एक दो सेक्शन पढ़ के मैं बंद ही कर देता हूँ, क्योंकि अब बहुत दिन बाद सीआरपीसी हो रही है, तो हो सकता है किसी किसी को डिफिकल्ट लग रहा हो, हालांकि डिफिकल्ट है नहीं, बहुत ही इजी प्रोविजन। कोई है जिसको ना समझ में आ रहा हो, सुचेता, कल्पना, या कोई भी? नो सर। ओके ओके। फिर लिखा हुआ है कि प्लीड गिल्टी एंड द क्लेम्स टू बी ट्राइड। आइए 252 देखते हैं, 252 देखते हैं, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट। फिर आ गया, अब जैसा कि पहले वाले में लिखा हुआ, तो उससे पूछा जाएगा कि तुम प्लीड गिल्टी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो गिल्टी प्ली कर लेगा तो उस पर कन्विक्शन हो जाएगी। ठीक है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्ट लिखा हुआ है, इफ द एक्यूज्ड प्लीड्स गिल्टी द जज shall record the plea and may in his discretion convict him thereon। देखिए, मे इन हिज डिस्क्रिप्शन, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मे को या डिस्क्रिप्शन को, किसी को भी। अब जो है क्वेश्चन ये है कि क्या अगर एक्यूज ने प्लीड गिल्टी कर रहा है, वो मान रहा है कि हाँ मैं नहीं चोरी की हुई है, तो क्या उसको कन्विक्ट करना कंपलसरी है कोर्ट ऑफ सेशन के पास? क्या कंपलसरी है? नहीं। ठीक है, अगर एक्यूज मान भी रहा है कि मैं नहीं क्राइम किया हुआ है, मैं नहीं ये मर्डर किया हुआ है, मैं नहीं ये चोरी किया हुआ है, मैं नहीं एक्सटॉर्शन किया हुआ है, तो भी कोर्ट ऑफ सेशन चाहे तो नहीं उसको कन्विक्ट कर सकता है, कहेगा कि नहीं हम ट्रायल करेंगे, क्योंकि
उसको अगर लग रहा है कि इसका जो प्ली ऑफ गिल्ट है वो जेन्युइन नहीं है, या बहुत हीनियस ऑफेंस है, इसमें जो है ट्रायल करना बहुत जरूरी है, ट्रायल से बातें सामने आएंगी, हो सकता है किसी प्रेशर में उससे जबरदस्ती करवाया गया हो, उसको लालच दे करके, पैसे दे करके, गरीब आदमी है उससे गिल्टी प्ली करवाया जा रहा है, कुछ भी लग सकता है कोर्ट ऑफ सेशन को। तो ये जुडिशियल डिस्क्रिप्शन दी गई है, ठीक है, ये जुडिशियल डिस्क्रिप्शन दी गई है कि जज अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा, देन डिसाइड करेगा कि प्ली ऑफ गिल्ट को एक्सेप्ट करना है कि नहीं करेगा। सो कोर्ट ऑफ सेशन में डिक्लाइन क्या प्ली ऑफ गिल्ट एंड क्या कर सकता है, ट्रायल कर सकता है। इवन आफ्टर द एक्यूज्ड इज रेडी टू एक्सेप्ट हिज गिल्ट, the court of session can decline his plea of guilt and continue with the trial. Okay, yes, see, yes sir. okay. अब समझिए कि अगर चाहे तो एक्सेप्ट करके कन्विक्ट कर देगा, ठीक है, या तो एक्सेप्ट करके कन्विक्ट कर देगा या रिजेक्ट करके ट्रायल करेगा। तो चौथी पॉइंट हो गई कि कन्विक्शन ऑन द प्ली ऑफ गिल्ट। अगर कर भी रहा है गिल्ट प्ली तो देखिएगा कि क्या वो क्लियर है कि नहीं, मतलब कि इट मस्ट नॉट बी एम्बिगुअस, कि कोई ऐसा नहीं कि लग रहा है कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, कि कोई क्लैरिटी के साथ प्ली ऑफ गिल्ट कर रहा है कि नहीं। वो इंश्योर करेगा कि वो फ्री है कि नहीं, उसका जो डिसीजन है टू प्लीड गिल्टी दैट इज फ्री और दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय एनी अदर रीजंस। उसके बाद डेट फॉर प्रोसिक्यूशन एविडेंस। अब जो है, अब नहीं किया, मान लीजिए प्ली ऑफ गिल्ट कर लिया तो हो गया उसका कन्विक्शन, नहीं किया तो क्या हो गया, अब प्रोसिक्यूशन को बोलेगा आप एविडेंस दीजिए। प्रोसिक्यूशन को ही क्यों पहले बोलेगा एविडेंस देने को, पहला एविडेंस प्रोसिक्यूशन से क्यों लिया जा रहा है, डिफेंस से क्यों नहीं लिया जा रहा है? आइए इसी बात का जवाब दीजिए और आज का क्लास हम लोग खत्म करते हैं। क्यों लिखा हुआ है, जो हम पढ़ेंगे अभी पूरे ट्रायल में ही पढ़ेंगे, कि पहले प्रोसिक्यूशन को बोली जाएगी एविडेंस देने की, नॉट द एक्यूज्ड। व्हाई, बताइए निहारिका, व्हाई प्रोसिक्यूशन is expected to give evidences, his side of evidence prior to the defense side? बताइए, कोई भी बताइए। क्यों नहीं डिफेंस का ही लिख दिया जाता है, पहले डिफेंस ही पहले एविडेंस और प्रोसिक्यूशन बाद में दे, काहे प्रोसिक्यूशन ही पहले? Am I audible? सर बर्डन ऑफ प्रूफ तो प्रोसिक्यूशन पे होता है ना, तो मतलब टू प्रूव द गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट, तो इसलिए प्रोसिक्यूशन को ही पहले बोला जाएगा एविडेंस देने के लिए। हाँ, ओके ओके, बिल्कुल निहारिका। और कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई ओपिनियन और किसी का कोई ओपिनियन? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग जैसे कि बहुत बढ़िया बात निहारिका ने बोला एग्जैक्टली। और कोई कुछ ओपिनियन नहीं देना चाहता है? देखिए निहारिका जो ने बोला, निहारिका ने जो बताया वो बिल्कुल भी सही है कि बर्डन ऑफ प्रूफ ओनर्स ऑफ प्रूफ प्रोसिक्यूशन पे है, तो उसकी जिम्मेवारी बनती है। देखिए, पहले प्रोसिक्यूशन को साबित करना है, प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया है कि उसने क्राइम किया हुआ है, ठीक है, प्रोसिक्यूशन ने आरोप लगाया है कि एक्यूज पर्सन ने क्राइम किया हुआ है, तो ये प्रोसिक्यूशन की जिम्मेवारी है कि वो साबित करे सबसे पहले कि एक्यूज ने ये किया हुआ है, एक्यूज ने अपने एविडेंसेस पूरे दे करके साबित करे। तो एक तो सीक्वेंस भी चलेगा कि प्रोसिक्यूशन ने अपनी एविडेंसेस दिए, तब तो डिफेंस जो है, डिफेंस साइड उन एविडेंसेस पे खुद को डिफेंड करेगा। प्रोसिक्यूशन ने अपनी सारी चीजें बताई कि ये उसके पास अवेलेबल है, ये विटनेस है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, सब कुछ ऑन दैट एविडेंसेस एक्यूज जो है खुद को डिफेंड करेगा। तो ये भी जरूरी है कि डिफेंस बाद में है, और डेफिनेटली जब प्रोसिक्यूशन जो है सबसे पहले खुद ही अगर वो नहीं साबित कर पा रहा है एक्यूज का गिल्ट अपने एविडेंसेस से, तब तो अभी आप पढ़ेंगे इसके बाद कि जब प्रोसिक्यूशन अपना एविडेंस दे देता है, उसके बाद जो जज जो है एक्विट कर देगा चाहेगा तो, किसको, डिफेंस को, बिना डिफेंस के एविडेंस लिए हुए। क्योंकि डिफेंस साइड को, मतलब एक्यूज पर्सन को अननेसेसरी का परेशान ना किया जाए। एक्यूज पर्सन की जिम्मेवारी क्या है, बस उसकी जिम्मेवारी इतनी है कि जो उस पे चार्जेस लग रहे हैं, जो उसके खिलाफ एविडेंसेस है, उसको क्या करना है, उसको रिपेल करना है, मतलब उसको उसके खिलाफ अपना उसको डिस्प्रूव कर देना है, जो भी एविडेंसेस दे रहा है प्रोसिक्यूशन, उसके अलावा कुछ नहीं, उसके अलावा उसको कुछ नहीं करना है। अपने से और एविडेंसेस दे चाहे नहीं दे, अगर बस इतना साबित कर दे कि प्रोसिक्यूशन का एविडेंस जो है वो रिलायबल नहीं है, दैट्स एनफ।
टू प्रूव हिज इनोसेंस। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का कि प्रोसिक्यूशन की ड्यूटी है गिल्ट प्रूव करना एक्यूज का, और प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है एक्यूज पर्सन का। तो इन सारी चीजों को कंसीडर किया जाए और सीक्वेंस को भी कंसीडर किया जाए कि पहले एक्यूज का काम है अपने आप को डिफेंड करना उन एविडेंसेस पे जो कि प्रोसिक्यूशन ने दिया है। इन तीन चार चीजों को कंसीडर किया जाए तो ये हमेशा ही ऐसा ही चलेगा कि प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंसेस को सारी दे दे, देन डिफेंस साइड अपने आप को डिफेंड करे ऑन दैट एविडेंसेस। ठीक है, और उस एविडेंसेस पे डिफेंड करेगा। और प्रोसिक्यूशन दिया एविडेंस और जज को लग रहा है नहीं, जज को खुद ही लग रहा है बिना डिफेंड किए, बिना एक्यूज के खुद को डिफेंड किए जज को लग रहा है कि नहीं एविडेंस तो ऐसे भी रिलायबल नहीं है, एविडेंस कमजोर है, तो बिना डिफेंस से कुछ बोले वो एक्विट कर सकता है। ठीक है, तो प्रोसिक्यूशन के एविडेंस देने के बाद जज का मर्जी, अगर जज को लग रहा है कि ये एविडेंस बिल्कुल काफी नहीं है तो वो एक्विट कर सकता है बिना डिफेंस की एविडेंस लिए हुए। अगर लग रहा है कि एविडेंस काफी है तब जाके वो बोलेगा कि डिफेंस अब अपने आप को बचाइए, अब अपनी एविडेंसेस दीजिए। ठीक है, जज को लग रहा है कि प्रोसिक्यूशन के एविडेंस में वेटेज है, उसका एविडेंस सही है, उसके एविडेंस से लग रहा है कि एक्यूज नहीं क्राइम किया हुआ है, देन वो बोलेगा डिफेंस को कि अब आप अपना एविडेंस दीजिए अपने बचाव में कि इन इन आरोपों का, इन एविडेंसेस का क्या तोड़ है आपके पास, तब डिफेंस अपना एविडेंस देता है। ठीक है, ठीक है। 783 सुचेता के, ठीक है, तो हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे इसको, ट्रायल को। और आप लोग कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा बहुत बेयर वगैरह, बेयर एक्ट का रीडिंग कर ले, या किसी अगर कुछ क्लास छूटे हुए तो कवर कर ले, ताकि ताकि समझ में ज्यादा आए। हाउएवर बहुत ही इजी प्रोविजंस है, बट फिर भी सब कुछ कंटिन्यूटी में है ना, प्रोविजंस रिलेटेड है। अभी हमने पढ़ लिया हुआ है जो जो चीजें इससे पहले, उसके फर्दरेंस में ये सारी चीजें हैं, तो ज्यादा समझ में तभी आएगी जब पहले वाली चीजें कवर रहे। अब जैसे किसी को कमिटल नहीं समझ में आएगा, अगर मेक ओवर नहीं समझ में आए तो वो सारे जो वर्ड्स यूज हुए हैं उसमें दिक्कत होगी। अब कॉग्निजेंस मैंने पूछा कि कौन ले सकता है, वो अगर ना पता हो कि मजिस्ट्रेट ले सकता है, कोर्ट ऑफ सेशन नहीं लेता है, उसको कमिट होती है तभी वो ट्राई करता है, वो खुद से नहीं कॉग्निजेंस लेता है। ये सारी बातें बहुत बेसिक बातें हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ते रहिए, और कोई डाउट हो पहले के प्रोविजंस में तो आप लोग पूछिएगा क्लास में, मतलब पीछे के जैसे कल्पना ने पूछा आज। ठीक है, 80 सुचेता, 700 निहारिका। अब रेगुलर चलेगी सीआरपीसी की भी क्लासेस, बीएनएस मतलब बीएनएसएस की भी क्लासेस, और जीकेजीएस की भी क्लासेस। बहुत दिनों से क्लास नहीं चल रही थी बीएनएसएस की, और अब लगातार बस जीकेजीएस की क्लास ही चल रही थी, बट अब चलेगी। But it was surprised to see, and that most of you, almost most of you were not concerned that why BNSS class was not going on. Okay, almost मतलब most of you. Is it true or not? मतलब ये बस तुम लोग जो प्रेजेंट हो उसको नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो लोग जो रिकॉर्डिंग देखेंगे, रिकॉर्डिंग तो सभी लोग ही देख लेते हैं, ऐसी कोई क्लास नहीं है सीआरपीसी की जो 50 प्लस नहीं लोग देखे हुए हैं, जबकि ग्रुप में 30 के आसपास ही लोग हैं, और सब 50 60 70 80 ऐसे ऐसे इतने इतने नंबर्स देखे हुए हैं, बट फिर भी लाइव क्लासेस जो है वो नहीं चल रही थी। एंड except few people, nobody asked that why it is not going on. सर मुझे तो पहले से ही पता था कि क्यों नहीं चल रही है, तो इसलिए मैंने नहीं पूछा था। हाँ, that's why I said except a few people. यस सर। सर एक्चुअली शायद आप मतलब गाइड कर रहे थे ना 19 तक। हाँ, कई सारे रीजंस थे। कोई सर बात नहीं, एक्चुअली आप लोग हाँ, कृपा सर ने बता रखा था कि आप बिजी रहेंगे 19-20 तक। ओके निहारिका, ओके निहारिका, मैं इंडिविजुअली नहीं बोल रहा हूँ किसी को, मोस्ट जैसे कि तुम लोग तो एक्टिव रहते हो तो पता ही है। अब यस्सी, श्वेता, निहारिका, शांभवी, ये लोग तो कई लोगों के एग्जाम्स चल रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी, तो वो लोग ऐसे भी ना जीकेजीएससी भी क्लास नहीं कर रहे थे अभी, मतलब यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मिड सेम चल रही है,
अभी भी चल रही है, कल लास्ट एग्जाम है, फर्स्ट सेमेस्टर वाले का मिड सेम चल रहा है, तो वो लोग मोस्ट लोग जो है वो उसमें बिजी हैं, तो वो लोग क्लास कर नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग डिनर विनर कीजिए और रेस्ट कीजिए, फिर कल क्लास होगी। क्लास की टाइमिंग क्या रखी जाए, शाम को या सुबह में, कौन ज्यादा सही रहती है? कई सारी क्लास आप लोग की जो जीके जीएस की चली है वो सुबह में चली है, तो जो लोग लाइव करते हैं उनके लिए कौन सा कन्वीनियंट है, निहारिका, यस्सी, सुचेता, शाश्वत, आप लोग बताइए सब लोग, कल्पना। मतलब अभी वाली टाइम ज्यादा सही है या सुबह में होती ज्यादा सही है, कौन से सही है ज्यादा टाइम? सर आई थिंक मॉर्निंग में ठीक रहेगा। ओके, सुचेता के अकॉर्डिंग मॉर्निंग में। यस्सी, निहारिका? सर मुझे भी मॉर्निंग में ठीक लगता है। अच्छा अच्छा, और बाकी लोग बताइए, यस्सी, शाश्वत और कल्पना। सर मुझे भी कोई भी चलेगा, मतलब अब तो मैं फ्री हूँ तो मॉर्निंग भी चलेगा और मतलब ये वाला भी चलेगा, बट अगर मॉर्निंग में पॉसिबल है तो मॉर्निंग भी चलेगा। ओके ओके, हाँ ठीक है, तो देख लेता हूँ, अगर सब सही रहता है तो 1-2 दिन में मॉर्निंग से ही फिर चलेगी क्लासेस रोज, और क्या। सर मॉर्निंग में अब ही रखिएगा क्लास। ओके ओके ओके, अब कल से जो है वो सीयूटी वाले को भी पढ़ानी है मुझे, तो वो तो दोपहर के आसपास चलती है। आप लोग क्लासेस या तो मॉर्निंग में होगी या शाम को होगी? सर जी वैसे आपको जैसे ठीक लगे, आपको पढ़ाना है ना, तो हम लोग फ्री हैं, चाहे मॉर्निंग में कर लीजिए चाहे इवनिंग में। हाँ तो मैं भी फ्री हूँ, कोई बात नहीं सुचेता।